डिस्कस नहीं करेंगे सर। आइडिया। हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव। नाजरीन, आज हम जनरल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह हैं, उनकी तकरीर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक खास नुक्ते पे मैंने आज अपने मेहमानों को दावत दी, और वो ये कि क्या वाकई में हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, टू नेशंस हैं, या टू कम्युनिटीज लिविंग एज वन नेशन है? मतलब मैं कंफ्यूज हूं, और मेरे पैनलिस्ट में भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है 2 दिन गुजर चुके हैं, 3 दिन, तो हमने काफी ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। व्हाट इज नेशन, व्हाट इज अ कंट्री, व्हाट इज अ स्टेट, and how are so many Muslims and Hindus and Parsis and Jains and Christians living under the same constitution in India? It's mind-blowing, isn't it? So let's join our panelists, and here they are. Abhishek Mishra ji from Goa, Lubna ji, candidate with Lubna, चलाती हैं अपना बहुत जबरदस्त चैनल है इनका, ये लंदन से हमें ज्वाइन कर रही हैं, और अभी थोड़ी देर में हमें दिल्ली से अंबर जैदी भी ज्वाइन करेंगी। तो पहले चलते हैं हम लुबना जी की तरफ, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई है, और वो वीडियो देख के मैं भी बड़ा महजूज हुआ, उससे लुत्फानंदोज हुआ, क्योंकि इन्होंने बड़े मासूमाना अंदाज में बड़े सवाल उठाए और बड़ी परेशान थी। तो मैं आपसे शुरू करता हूं लुबना जी, ये क्या हिंदू और मुस्लिम ऐसे ऐसे करके उसने बोला टू नेशंस नॉट वन, इस पे आपकी क्या टेक है प्लीज? Thank you for inviting me. I feel कि ये लोगों के दिमाग में सोच होती है कि हम अलग अलग लोग हैं। अगर आपकी सोच इतनी घटिया है तो ऑफ कोर्स फर्क तो फिर होगा लोगों के बीच में। एंड आई थिंक सैडली मुसलमानों के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो सोच है, स्पेशली पाकिस्तानियों के अंदर, तो ऑफ कोर्स नेचुरली उनकी सोच होगी अलग। वो बिकॉज दे देमसेल्फ डोंट वांट टू आइडेंटिफाई विद हिंदूज। एंड यही ये जो पूरा ड्रामा था, ये जो टू नेशन थियरी और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हुआ, एंड खामखा में एनिमोसिटी है, मगर ऐसे ही जिहादी लोगों की वजह से जिनका माइंड सेट इतना गंदा है कि ये लोग, आई फील इस टाइप के लोग हिंदू को इंसान नहीं समझते हैं। ठीक है, एंड मसला यही होता है, अगर हम सब इंसान हैं देन वी आर ऑल द सेम। हम लोग सब खाना खाते हैं, हम बाथरूम जाते हैं, हम सोते हैं, हमें दुख होता है, हम हंसते हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस। मगर इंस्टेड कि हम देखें कि हम ह्यूमंस हैं, तो एक्चुअली हम लोग सेम हैं। फर्क जो है मजहब का है, और हर इंसान को हक है टू डिसाइड व्हाट रिलीजन दे बिलीव इन। इंस्टेड कि आप उस पे फोकस करें, बिगर पिक्चर पे। ये लोग छोटे छोटे कीड़े निकालते हैं, छोटी छोटी चीजें देखते हैं, एंड इट्स वेरी वेरी हॉरिबल। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ देख के कि जो पाकिस्तान के सीनियर लीडर में से हैं, लीडरशिप की पोजीशन में, उनकी इतनी घटिया और इतनी छोटी सोच इंसानों को लेके, दूसरे इंसानों को लेके। इन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि जो माइनॉरिटीज इनके खुद के मुल्क में वो क्या फील कर रही होंगी। सो दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, एंड मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई कि जो पाकिस्तान की जो सिटीजन्स हैं, उनकी जो जिहादियों वाली जो सोच है वो लोग वेस्ट में भी आते हैं, यहाँ पर भी फिर गंद मचा रहे हैं। ठीक है, मुसलमान पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के अगेंस्ट एंड यहूदियों को टारगेट करते हैं, एंड हिंदूज के अगेंस्ट। मुझे हैरानगी नहीं हुई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस। सो आई एम जस्ट शॉक्ड के लाइक ये कैसे, जो लोग तालियां बजा रहे थे, मैं उनको भी देख के मैं हैरान थी कि खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे। इनको क्या ताली बजाने के पैसे मिल रहे थे, या ये जेन्युइन लोग थे जो बैठे हुए हैं एंड वो एंजॉय कर रहे थे इस टाइप की गंदी घटिया बातें? मुझे तो सुन के घिनाई। इवन मैंने वो जो वीडियो बनाई अपने चैनल पे, उसके नीचे इतने सारे पाकिस्तानियों ने कमेंट करा, यानी ऐसी कोई वीडियो नहीं जिसपे पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा कमेंट करा हो मेरे चैनल पे। उस वीडियो पे इतने सारे पाकिस्तानियों ने कमेंट करा सपोर्ट में, आर्मी चीफ के सपोर्ट में, कि हाँ वो सही बोल रहे थे, एंड मुसलमान एंड इस्लाम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हैरान हुई कि इन लोगों जो भी मैंने पॉइंट्स बोले अपने वीडियो में, उन्होंने सुने ही नहीं। दे डोंट वांट टू लिसन। किस टाइप के लोग हैं ये लोग? इंसान भी हैं कि नहीं? दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। इट्स शॉकिंग। Thank you for your opening comment. Very nice, brilliant, and आपने mindset की बात की है। अभिषेक मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, स्कॉलर हैं, उस्ताद हैं, लिखते हैं, और इनका एक अपना नुक्ता है, एक अपना जाविया है। इनसे बात करते हैं
आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं और आपके इर्द गिर्द मुसलमान भी हैं, आपको को बाहर निकल कर ढूंढना नहीं पड़ता उससे मैग्नीफाइंग ग्लास से। मुसलमान आपकी सोसाइटी का एक ऑर्गेनिक पार्ट है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, क्या वाकई आप समझते हैं मिश्रा जी कि हम और आप फर्क हैं, हम और आप दो कौमें हैं? मतलब जर्मन और फ्रेंच दो कौमें हैं। और लुबना जी ने ये बात अपने वीलॉग में भी कही थी कि ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान से यूके आता है तो वो दो डिफरेंट कल्चर हैं, लेकिन एक ही खित्ते में रहने वाले दो इस तरह से नेशन होगी। आपकी क्या टेक है इस पे, प्लीज? थैंक यू अमजद सर, आपने डॉक्टर साहब आपने हमें पहले तो आमंत्रित किया, और मैं लुबना जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। उन्होंने एकदम सही इसको आइडेंटिफाई किया। मगर मेरा ये मानना है कि ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, वो प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग है एक मेजर कॉन्सेप्ट का, और वो कॉन्सेप्ट है कॉम, नेशन। वो नेशन कैसे बनता है वो उनको समझ ही में नहीं आ रहा। ये क्या, उनकी क्या गलती है? ये गलती तो आपको हमारे यहाँ पे दिख जाएगी, इवन हमारे यहाँ कोर्ट्स के जजमेंट में आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती है, जो नेशन नहीं समझ पा रहे हैं कि होता क्या है। अब व्हाट इज अ नेशन? अब इस्लाम एक नेशन है, मुसलमान एक नेशन है, तो नेशन होने के प्री कंडीशंस क्या हैं? या हम नेशंस को सिर्फ अज्यूम कर लें? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है जिसको कि जब तक उत्तर नहीं दिया जाएगा, आप इस तरीके के जो मिसकंसेप्शन है उसका शिकार रहेंगे। मेरा पहला प्रश्न ये है कि पाकिस्तान में कितने मुसलमान हिंदू बचे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को टू नेशन थ्योरी को देना पड़ा? अगर आपके यहाँ पे हिंदू ही नहीं है किसी भी तरीके से, एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन में जो बचे हुए हैं वो बेचारे जानवर से भी बदतर हालत में रहते हैं, तो फिर आप कैसे जो है ये बात कहेंगे कि टू नेशन थ्योरी क्या है? जरूरत क्या है टू नेशन थ्योरी की? टू नेशन थ्योरी की अगर कोई जरूरत है तो, या कोई उसकी एनालिसिस की डिमांड कर सकता है, तो वो भारतवर्ष का नागरिक कर सकता है। देखिए, ऐसा है कि टू नेशन थ्योरी का हिंदी जो अनुवाद है वो है गंगा जमुनी तहजीब। मुसलमान जो है वो अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को लीगल आइडेंटिटी में कंफ्यूज करता है। वो स्पिरिचुअली अलग होने के साथ साथ वो एथनिकली और एथनिकली, लीगली, सोशली, इकोनॉमिकली भी अलग होना चाहता है। इस्लाम एक कंप्लीट स्टेट है, और जब तक यहाँ इस्लाम जिस भी समाज में रहता है वहां के मुसलमान अपनी बेसिक इशू को कुरान से सेपरेट नहीं करेंगे, वो इस तरीके की सेपरेटिज्म का शिकार रहेंगे। वो हमेशा दो कौमें बनाते रहेंगे। दो कौमी नजरिया किसी भी तरीके से एक पॉलिटिकल नजरिया नहीं है, ये एक रिलीजियस नजरिया है। अभी कल मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान को सुन रहा था, वो वहाँ के मौलाना है, उनका नाम मेरे दिमाग से बार बार उतर जाता है, सैयद हुसैन रिजवी या ऐसे ही कुछ उनका नाम है। तो वो ये कहते हैं कि कुरान में दिया है दो कौमी नजरिया, कि वो जो दो कौमी नजरिया है उसमें बिलीवर और नॉन बिलीवर का कंसेप्ट है। जो बिलीवर है यानी जो मुस्लिम है, और जो काफिर है, वो दो अलग अलग कौमें हैं, वो एक नहीं हो सकते। तो अब ये है कि जो इस्लाम की टीचिंग को माने वो अपने आप में एक कौम बना देता है, विच इज नॉनसेंसिकल। क्योंकि कौम का जो रिक्वायरमेंट होता है वो रिक्वायरमेंट होता है आपकी लोकल ज्योग्राफिकल और सोशल रियलिटीज का। जैसे आप अगर किसी समुद्र के पास रहते हैं तो आपका बिहेवियर पैटर्न जो होगा, आपकी जो फूड स्टाइल होगी, आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी, वो उस सी के जो बिहेवियर है उसके साथ इंसिंक होगी। आपको उसी तरीके से अपने आप को देखना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आप कोई रेगिस्तान में रहते हो तो आपको उसी हिसाब से अपने बिहेवियर्स को देखना पड़ता है। तो नेशन is stupidity. Islam at the best is brotherhood, and from any stretch of imagination it can never be a nationhood. नेशनहुड के जो डेफिनेशन में इस्लाम कभी भी फिट नहीं बैठेगा। उसका सीधा सा जो प्रूफ है वो है 57 इस्लामिक देशों का एग्जिस्ट करना, वीजा का एग्जिस्ट करना।
उनको सिटीजनशिप न देना, यानी कि अगर एक इस्लाम एक उम्मत है तो फिर अरबों की कंट्री में हर मुसलमान को फ्री होना चाहिए एंट्री, वो वहाँ पे जो अरबिक पॉपुलेशन है उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। कोई भी सऊदी अरबिया में जाके वली अहद की जगह खुद को वली अहद डिक्लेयर कर सकता है, इस तरीके की, या यूएई में जाकर के वो खुद को वहाँ के जो राजवंश है उनसे जोड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। इस्लाम न नेशन था, न नेशन है, न नेशन बनेगा। जुडाइज्म एक नेशन था, एक नेशन है और एक नेशन रहेगा। इसीलिए जूज कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन इस्लामिक पीपुल या क्रिश्चियन जो है वो कन्वर्ट करते हैं। और जब तक ये बेवकूफ़ी चलती रहेगी कि गंगा जमुनी तहजीब का चूरन, चाहे वो किसी भी कोर्ट के जजमेंट में आए और चाहे वो किसी तरीके से किताबों में पढ़ाया जाए, गंगा जमुना तहजीब एक मूर्खतापूर्ण बात है। टू नेशन थ्योरी एक मूर्खतापूर्ण बात है। इस्लाम को जो नहीं समझते हैं वो ये तरह की गलती करते हैं, और इसका कई एग्जाम्पल दिया जा सकता है जो मैं अगली बार बताऊंगा। जी धन्यवाद। अच्छा, ये आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की कि इस्लाम जो है ये कभी नेशन नहीं बन सकता, लेकिन जो जूज हैं, जू एक नेशन है। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे आप प्लीज? देखिए ऐसा है कि आप एक बात बताइए, क्या जूस का कॉन्सेप्ट था कि जूस जो है उनका एक पैट्रियार्की है, वो उसके वंशज हैं, अब्राहम के वंश से निकली हुई जो ह्यूमैनिटी का एक ग्रुप है उसको ही जूस कहा जाता है। यानी कि अगर आप इजिप्शियन से पैदा होके आ रहे तो आप जूस हो ही नहीं सकते हैं। जूस की पैट्रियार्की से लीनियज आपका होना जरूरी है इन ऑर्डर टू बी आइडेंटिफाइड एज अ जू। लेकिन ये रिक्वायरमेंट किसी इस्लाम के लिए नहीं है, किसी मुसलमान के लिए नहीं है कि वो किसी अरबिक माता पिता का पार्ट हो इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड एज इस्लामिक पर्सन। सो सेम फॉर द क्रिश्चियनिटी। जूस का भगवान जो था वो गॉड ऑफ इजराइल था, वो बात करता था जूइश लोगों से, वो जूइश लोगों की प्रोटेक्शन की इंश्योरेंस लेता था, मगर वो इजिप्शियंस को वो गॉड कहता था कि मैं इनका गॉड ही नहीं हूं। हाउ ऑन अर्थ इज दिस पॉसिबल कि एक ग्रुप भगवान कह रहा है कि मैं तुम्हारा गॉड नहीं हूं, तो फिर उनका गॉड कौन है? क्या वो शैतान के गॉड है? जैसे हमारे यहाँ रावण और भगवान श्री राम में युद्ध हुआ, लेकिन दोनों के जो 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 आराध्य थे, जो देवता थे, वो भगवान शिव थे। अब आप ये कह रहे हो कि जब मोजेस से बात कर रहे हैं भगवान और वो कह रहे हैं ये जो 10 कमांडमेंट है मैंने सिर्फ तुम्हारे ग्रुप को दिया, इजिप्शियंस को नहीं दिया, इंडियंस को नहीं दिया, किसी और को नहीं दिया, तो उसके बाद वो एक कुल देवता का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हमारे यहाँ ऑलरेडी है। नेशन का जो सही ट्रांसलेशन होगा डॉक्टर साहब, वो समाज होगा, कॉमनवेल्थ कमी नहीं हो सकता। जो जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र है वो नेशन नहीं है, वो कॉमनवेल्थ है। भारत किसी एक भारत का कोई एक समझ लीजिए जो 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 एक फादर नहीं है जिससे कि भारत का नेशन निकला है। भारत में बहुत बहुत वैरायटी के लोग मिलते हैं, मेरे जैसे भूरे रंग के लोग मिल जाएंगे, आपको पिच डार्क मिल जाएंगे, बहुत गोरे लोग मिल जाएंगे, रुबला जी जैसे फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग मिल जाएंगे, आपको अलग अलग तरीके के वैरायटी, मेरे जैसे, मेरा भी आप तो फेयर जैसे मिल जाएंगे, मंगोलाइट मिल जाएंगे, वेराइटीज ऑफ पीपुल मिल जाएंगे। तो भारत किसी लीनियज का नाम नहीं है। अगर कोई नेशन है वो जूस है, जूस के अलावा ना इस्लाम एक नेशन बनेगा, ना क्रिश्चियनिटी एक नेशन मिलेगा। आपने जुडाइज्म के भगवान को, जूस के भगवान को आप जब जब यूनिवर्सल बनाने की गलती करोगे मारपीट होगी और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्रिश्चियनों ने बात समझ ली, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की शुरुआत कर दी। उसके बाद अब ये बात जब तक मुसलमान नहीं समझेंगे, जब तक वो कुरान को यूनिवर्सल बुक ऑफ गवर्नेंस समझेंगे, ये गलतियां वो करते चले जाएंगे और समाज में वैमनस्यता आएगी। जूस के अलावा न तो बाइबल एक नेशन बना सकता है, न तो कुरान एक नेशन बना सकता है। क्योंकि ये अब जैसे गोवा का कैथोलिक है और पुर्तगाल का कैथोलिक है और रोम का कैथोलिक है, वो दोनों सेम है, उनकी भाषा अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका सब, तो नेशन कैसे हो सकता है? क्या कैथोलिक एक नेशन है? क्या प्रोटेस्टेंट एक नेशन है? मेरी एक दोस्त थी, मैंने उससे एक बार बातचीत करा था, वो यूक्रेनियन थी। मैंने कहा कैन यू मैरी आउटसाइड योर रिलीजन? कहती यस आई कैन मैरी अ प्रोटेस्टेंट। मैंने कहा व्हाट? कहती यस आई एम अ कैथोलिक। मैंने कहा बट दोनों ही क्रिश्चियन है, तो वो तो प्रोटेस्टेंट को भी वो, बट क्या प्रोटेस्टेंट होना एक नेशन है? भाई ये नेशन नहीं बनाते। पैट्रियार्की होगी, यानी कि एक किसी के वंशज हो तो आप नेशन बना सकते हो, अदरवाइज आप नेशन नहीं बनाते। जैसे
भारत में वैदिक होना और भारतीय होना दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि उनमें एक बहुत कॉमनैलिटी है। वैदिक होने के लिए आपको कोई पैट्रियार्की की जरूरत नहीं है। जो वैदिक लाइफस्टाइल को मानता है वो कहीं भी वैदिक हो सकता है, लेकिन भारतीय होने के लिए आपको राजा भरत का डिसेंडेंट होना पड़ेगा। उसका डेफिनेशन यह है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र सदति, यानी राजा भरत से जो संतति निकली है उसको भारतीय कहते हैं। मगर वैदिक किसी से संतति नहीं निकलता। वेद मानवता को डिफाइन करता है। वैदिक पर्सन अमेरिका में हो सकता है, अटलांटा में हो सकता है, अटलांटिक में हो सकता है, अफ्रीका में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो वैदिक तो हो सकता है, वो भारतीय नहीं हो सकता। भारतीय आइडेंटिटी और सनातनी आइडेंटिटी दो अलग अलग चीजें हैं। हम तीनों यहाँ भारतीय भी हैं और सनातनी भी हैं। लेकिन अगर कोई जैसे विल स्मिथ है या जूलिया रॉबर्ट है या तुलसी गेबार्ड है, ये सनातनी तो हैं पर भारतीय नहीं है। जैसे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अरबी भी हैं और मुसलमान भी है। हर अरबी बाय डिफॉल्ट मुसलमान नहीं होता। जैसे आप लोग मुसलमान हैं पर अरबी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम वेज इंडिया में सनातनी होना एक अलग चीज है, भारतीय होना एक अलग चीज है। क्योंकि जो जैन है वो भी भारतीय हो सकता है, जो बुद्ध है वो भी भारतीय हो सकता है, जो सिख है वो भी भारतीय हो सकता है। और सनातन, चूंकि इन सबको, ये सब सनातन के ही एक ऑफशूट है, तो ये सब सनातनी भी हैं। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे साथ अंबर जी भी आ गई हैं, इनको भी जोड़ लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। थैंक यू। अच्छा, ये आपने कह दिया कि इस्लाम के जरिए और क्रिश्चियनिटी के जरिए कौम नहीं तश्कील पा सकती, तो क्या हिंदू एक कौम है, हिंदू एक नेशन है? देखिए, भारत कभी हिंदू एक नेशन नहीं है, हिंदू एक कॉमनवेल्थ है। नेशन बहुत छोटी आइडेंटिटी होती है, बहुत क्लोज ग्रुप होता है। जूज एक नेशन है, क्रिश्चियन एक नेशन नहीं है। उसी तरीके से हिंदू एक नेशन नहीं है। भाई, हिंदू में तमिल है, उड़िया है, बंगाली है, मणिपुरी है, नागालैंडी है, ये सारे अलग अलग फीचर्स के लोग हैं। समझ गया मैं, आपका बिल्कुल बात समझ गया। बड़ी अच्छी बात आपने की है। एक बात मैं दर्शकों को बता दूं, मेरे जितने भी पैनलिस्ट हैं, I respect them and I love them because they have taken time to join my channel. कोई भी अगर मेरे किसी पैनलिस्ट के खिलाफ कोई फजूल बात करेगा, मैं उसको बैन कर दूंगा और उसको यहां से फारिग कर दूंगा, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल बहस है, एक इंसाइटफुल बहस है, और इसमें पर्सनल रिमार्क्स जो है, डेरोगेटरी रिमार्क्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने अभी एक हमारे जो सब्सक्राइबर भी थे वो, उनको मैंने अभी बैन भी कर दिया और ब्लॉक भी कर दिया, क्योंकि वो कुछ नॉनसेंस किस्म के एक पैनलिस्ट को टारगेट करके कमेंट्स कर रहे थे। तो प्लीज लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आपको कोई शख्स अगर पसंद नहीं है, कोई पैनलिस्ट पसंद नहीं है, वो आपकी जाती चॉइस है, लेकिन जो विचार वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं उनको, उनकी रिस्पेक्ट करें इस बात की कि वो अपने विचार बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्लीज चैनल को ज्वाइन करें और सुपर, वो क्या होता है, थैंक्स और सुपर चैट वगैरह जो भी ऑप्शंस हैं उनको आप यूज कर सकते हैं लाइव, जिसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। लोग कहते हैं कि आप भी पाकिस्तानियों की तरह मांगते रहते हैं चैनल पे। भाई, मांगता नहीं हूँ, मुझे इक्विपमेंट लेना है, तो इसको 24/7 लाइव बनाना है, हमारा एक मिशन है, और यूनाइटेड इंडिया का मिशन है, अखंड भारत का मिशन, जिसमें सारे देश अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से रह सकें। और पाकिस्तान जो है, इसका जो है वो, इस किस्म के जो लोग आके भाषण देते हैं, इन भाषणों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए साउथ एशिया में खास तौर पे। वी वांट टू लिव इन हार्मनी एज वी हैव बीन लिविंग फॉर सेंचुरीज। दूसरा ये कि प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जितने ज्यादा लोग आज इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइव को शेयर करें। जी अंबर जैदी साहिबा, कैसी हैं आप? सॉरी अंबर जी, कैसी हैं? जी नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद आपका। और मैं माफी चाहती हूँ देरी से आने के लिए, क्योंकि मैं संडे में कहीं पे आई हुई हूँ, तो मुझे जगह और मेरे पास इक्विपमेंट कुछ नहीं था, इसलिए थोड़ा सा जुगाड़ करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। जी, सबसे पहले तो ये कि कल मैंने अंबर जैदी जी के शो के 5 एपिसोड देखे। इट्स लॉजिकल इन्होंने एक किया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये, हालांकि वो कुछ 10 महीने पुराने हैं, कुछ 4 महीने पुराने हैं। भाई, मैं सबको कहूंगा अंबर जैदी जी के चैनल पे जाएं, अंबर जैदी ऑफिशियल पे, और वो इट्स लॉजिकल जरूर देखें।
जबरदस्त कॉमेडी है उसके अंदर, और बड़ा एक खास किस्म का सैटायर है वो, पॉलिटिकल सैटायर, और जिस खूबसूरती से अंबर जी ने उसको कंडक्ट किया है वो बड़ा मजेदार है। मैं 5 एपिसोड ऊपर नीचे बैठ के मैंने देखे हैं, तो बहुत जबरदस्त था। अच्छा अंबर जी, क्या हिंदू मुसलमान दो नेशंस हैं? ये तो अभिषेक जी ने तो उसका पूरा डायसेक्शन कर दिया, पूरा उसका कर दिया है, लेकिन आप बताएं कि आप एक मुसलमान महिला हैं, आपकी गुफ्तगू में मैंने देखा बहुत सारे हिंदी के संस्कृत के शब्द भी होते हैं जब आप निजी बात कर रही होती हैं, तो आप क्या महसूस करती हैं कि हिंदू और मुस्लिम दो कौमें हैं जो इकट्ठी नहीं रह सकती? उसके बाद मैं लुबना जी की तरफ आऊंगा। जी देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं भारतीय हूं और मैं खुद को हिंदू या मुसलमान नहीं, मैं अपने आप को भारतीय मानती हूं और ये मेरी पहचान है और ये मेरा कल्चर है। जो भी शब्द का मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मेरी संस्कृति है। जैसे कि कोई किसी रीजन से है, वो अपनी भाषा बोलता है, तो हमारी ये भाषा है, हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और मैं बहुत प्राउडली अपने कल्चर को एग्जिबिट करती हूँ और उसको आगे लाने का जो मेरा एक मिशन है कि मैं जहां भी जाऊं, जिस मंच पे हूं, तो मैं अपने कल्चर के बारे में बात करूं, जो कि एक सनातन और भारतीय कल्चर है। अभी परसों ही यूनेस्को ने भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किया है, रजिस्टर उसको रिकॉग्नाइज किया है और ये 14वीं भारत की उपलब्धि है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और ये दिखाता है कि भारत का जो कल्चर है, हम चाहे भारत की कला की बात करें या फिर हम भारत के संस्कृति की बात करें, तो चाहे सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें या फिर जो हमारी कला या फिर किसी भी क्षेत्र में बात करें, ये साबित है, ये प्रूवन है कि भारतीय संस्कृति हजारों सालों से है और भारतीय संस्कृति कोई नेशन नहीं है। भारतीय संस्कृति ये एक विचार है जो दुनिया भर को परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और ये ना सिर्फ हम बोलते हैं बल्कि वो भारत की फॉरेन पॉलिसी में भी आपको रिफ्लेक्ट उसमें नजर होता है। G20 समिट जो हुआ था उसका स्लोगन ही ये था, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों का एतराज था। तो यहाँ पर बात मुसलमान की या हिंदू की नहीं आती, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इस्लाम या मुसलमानों को लगता है कि वो कहीं रह नहीं सकते किसी के साथ में। वो भारत में थे तो उनको लगता था कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और आसिम मुनी साहब ने जो पहली बार इस बात को कहा है, मैं उस बात को पूरी तरह से इससे इत्तेफाक रखती हूँ कि मुसलमान किसी के साथ नहीं रह सकते। वो मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मुसलमान मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान जब से बना है, उन्होंने हालांकि ये कहा कि जिस आधार पर भारत से पाकिस्तान निकला, विभाजन हुआ भारत का, उस बिना पर उन्होंने कर तो लिया, लेकिन जिन्ना साहब की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने क्या कहा, जिसका हमने डिस्कशन भी किया था, आपने उसका जिक्र भी किया था। वहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि पाकिस्तान जो बना था वो इस विचारधारा के आधार पर नहीं बना था। हालांकि ये पूरी तरह से जो ये एरर है विचारधारा में, ये तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बनाने का जो उद्देश्य था वो तो तभी साबित हो गया कि वो बिल्कुल गलत था, निराधार था। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला। फिर उसके बाद चाहे आप किसी भी प्रोविंस के जो भी नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान की बात करें, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, सिंध, केपीके, जो कुछ भी बात करें, ये अपने आप को दिखाता है कि जो टू नेशन थ्योरी जो उन्होंने बनाई थी वो बोगस थी और जो देश बनते हैं वो विचारधारा के आधार पर नहीं बनते। ये जो पाकिस्तान है, तारिक अंकल हमेशा बोला करते थे, पाकिस्तान इज द आइडिया, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, दैट इज अननेचुरल। एक अननेचुरल स्टेट को कब तक आपका बनाकर रखेंगे। अब हम बदलते हुए दुनिया की बात करते हैं, जिस तरह से जियोपॉलिटिकली हम पूरी दुनिया में शिफ्ट देख रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड में आप देखें जिस तरह से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो प्रैक्टिकल हो रही हैं, वो आज कोएग्जिस्टेंस की तरफ जा रही हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जा रही हैं। प्रिंस सलमान की बात करें, वो ऑयल डिपेंडेंसी से आकर वो ऑल्टरनेट निकाल रहे हैं कि हमारी जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो खत्म हो। लेकिन पाकिस्तान आज भी वही चूरन बेच रहा है जो 80 साल पहले बेचता था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। आप तो कहीं भी चले जाएं इस धरती पर, आप कहीं नहीं रह सकते। आप पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं रहते। आप विदेश में जाएं, आप जाते हैं बेहतर जीवन और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, फिर वहां जाकर कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो ये कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, एक कंफ्यूजन मुझे हो रहा है आपकी बात से। आपने कहा मुसलमान किसी के साथ भी नहीं रह सकता, ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रही हैं या हिंदुस्तान के मुसलमान भी नहीं रह सकते किसी के साथ?
देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान तो यहाँ पे बहुत खुशी से रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान वो अपनी जो विचारधारा है उसको भारत में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। जो आसिम मुनीर करते हैं या फिर यहाँ पे कुछ इस तरह के लीडरान हैं जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो फीड मिलती है वो सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं आती है, जो पूरी तरह से डीप स्टेट होता है, जो सारी विचारधारा को सर्कुलेट करता है, पूरी तरह से जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट लाने की कोशिश करता है विचारधारा के माध्यम से। हमने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में वो बदलाव देख लिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। और वही पाकिस्तान की तर्ज पे चलने वाले कुछ नेता जो रिवायती आज भी हैं। आप अगर आम मुसलमानों की बात करें, भारत का मुसलमान भारत के साथ बहुत खुश है। धरती पर अगर कोई सबसे बेहतर कोई देश है तो वो भारत है। सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान कहीं पे है, जिनको सबसे ज्यादा अधिकार मिले हैं, तो वो भारत है। तो ये भारतीय आम मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नेता हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से इंस्पिरेशन लेकर के एक और पाकिस्तान बना ले। वो अपने जिनके अपने पर्सनल गेन्स होते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि जिन्ना साहब को शौक था अलग से कुछ राजनीति करने का, देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का। हालांकि वो उनका सपना वैसे ही रह गया, लेकिन इस चाहत में लोग देश के में आग लगाने की कोशिश करते हैं और एक डिवाइड क्रिएट करते हैं, जो भारत में भी नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल ओवैसी जी वो यही कर रहे हैं, वक्फ बिल के नाम पर लोगों को सड़कों पर उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह का घर छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। यही बांग्लादेश में भी हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। तो ये पाकिस्तान ये इन बारूदों को छोड़ता है, गोले बारूद छोड़ता है, जिसका असर नजर आता है। लेकिन भारत का मुसलमान पूरी तरह से जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है उसको डिस्कार्ड करता है। हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, और जो पाकिस्तान ने किया भारत के साथ उसका आज भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो पाकिस्तान करता है वो कहीं ना कहीं उसका असर भारत के मुसलमानों पर भी पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं लुबना जी की तरफ, क्योंकि ये लंदन में रहती हैं। और ये बताएं हमें, आपसे ये सवाल है लुबना जी कि क्या कैन मुस्लिम्स को एग्जिस्ट with British white British community or the Christians, can they coexist with them? आई थिंक इसमें दो एंगल हैं। एक तो मुसलमानों की तब बनती है और बन सकती है जब मुसलमानों को फायदा हो। तो जब वेस्ट में जाना हो और इकोनॉमिक फायदे हो तो तब ये लोग तड़प रहे होते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी लोग लाइन लगा के, ठीक है, कोई इनको वीजे नहीं देता। एंड सालों साल मैंने खुद देखा है कि अप्लाई कर रहे होते हैं वीजे के लिए, फिर उदास हो जाते हैं कि रिजेक्ट हो गया। तो उस वक्त उनको काफिर और काफिर कौन नहीं है ये चीजें नजर नहीं आती। ठीक है, जो जब इकोनॉमिक बेनिफिट होता है तो अपने आप को सुधारने के लिए ये लोग इनिशियली तैयार हो जाते हैं, मगर जब यहाँ पर आते हैं यूके में फॉर एग्जाम्पल, उनको पता चलता है यार मेहनत करनी पड़ेगी, एंड एक्चुअली क्योंकि हम लोग जनरली किसी लायक नहीं है, कोई हमें जॉब नहीं दे रहा, हमारी वही गुर्बत में हम लोग यूके में भी रह रहे हैं, फिर अगेन वो दोबारा वो उनके अंदर जो जिहादी वाला जो कीड़ा है वो निकलना शुरू हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट। और उनको ये होता है कि अपनी जो कमियां हैं उनको किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट आप करें, किसी और के ऊपर आप इल्जाम लगाएं कि यार इस इंसान की वजह से, तो फिर दोबारा ये जो काफिर होने का जो कीड़ा है वो उनको याद आ जाता है, फिर वो अपनी हरकतें एंड रंग दिखाते हैं। यहाँ पर जनरली मैं स्पीक कर रही हूँ, यहाँ पर ऐसे करते हैं। तो फिर दोबारा ये जो एनिमोसिटी है उन लोगों के साथ, जैसे जो अंग्रेज हैं जिनके मुल्क में आप आए हैं, वो आप शुरू करते हैं यहाँ पर लोग मुसलमान, एंड इट्स वेरी हॉरिबल, इट्स डिस्गस्टिंग। मगर कहना जिससे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जो अमीर लोग हैं दुनिया में, जितने भी सारे अमीर लोग हैं, मिलियनर्स बिलियनर्स, उनमें कोई मुसलमान नहीं होता, उनमें कोई हिंदू नहीं होता, उनमें कोई रेस नहीं होती। यानी अमीर जो लोग हैं आपस में एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वो परवाही नहीं करते। तो ये जो सारी डिस्क्रिमिनेशन है मजहब को लेके, रेस को लेके, ये ज्यादातर गरीब लोगों में देखी जाती है। सो आई फील के जो पाकिस्तान के सिटीजन हैं दे आर यूजफुल इडियट्स। ठीक है, इनको इस्तेमाल करा जा रहा है वो जो एलिट्स हैं पाकिस्तान के, ये पूरा नैरेटिव जो है टू नेशन थ्योरी और ये मुल्क बना मजहब ये कलमे के नाम पे, आई थिंक ये सब नॉनसेंस है। और कोई भी इंसान जिसके पास रीजनेबल लेवल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स है उसको ये समझ जाना चाहिए पाकिस्तान में बैठ के कि ये पूरा फॉल्स नैरेटिव है, ये सब पूरा ड्रामा है। मगर द सैड थिंग इज कि they don't, because they are so they lack critical reasoning skills, उनको इतनी समझ ही नहीं है कि वो उनको इस्तेमाल करा जा रहा है। सो आई फील कि यस मुसलमानों की बन सकती है जब उनको कोई फायदा हो। और सऊदी अरेबिया में भी हमें यही नजर आ रहा है कि अच्छा तेल उनका खत्म हो जाएगा तो अब उनको माइंड नहीं है यहूदियों के साथ दोस्ती करने के लिए, इजराइल के साथ दोस्ती करने के लिए, और वो अपना फायदा ही देख रहे हैं।
because if they continue on an extremist path, no one's going to come to the country. ये जो पूरा अपना बनाना चाह रहे सऊदी अरेबिया को, जो they're trying to modernize it. They're not doing it for the Muslims. They're doing it to attract the infidels, the kafirs. ये लोग चाह रहे हैं वेस्ट के लोग आए, और यूएई ने भी यही करा है. ये जो इन्होंने अपना पूरा मुल्क बनाया हुआ है, एंड बीचेस बनाए हुए हैं, स्काई स्क्रेपर्स बनाए हुए हैं, इन्होंने कोई मुसलमानों के लिए नहीं बनाए हुए, इन्होंने वेस्ट के लोगों के लिए बनाए हुए, who are the non-Muslims. So ये हिपोक्रेसी तो बहुत ज्यादा है, I feel. Yes. थैंक यू, बहुत अच्छी आपने बात की. एक सवाल है, अभिषेक मिश्रा साहब शायद उसका जवाब दें. सवाल ये आपके सामने है, ये स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं व्हाई इंडिया वाज नॉट यूनाइटेड ड्यूरिंग हिस्ट्री ऑफ लास्ट 2000 years, ओनली ब्रिटिश यूनाइटेड इंडिया फॉर 90 years. व्हाई मुगल, मौर्य एम्पायर, राजपूत, दिल्ली सल्तनत फेल्ड टू क्रिएट सब कॉन्टिनेंट वाइड एम्पायर. देखिए, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बिकॉज की यूनिटी की डेफिनेशन इनको समझाई गई है एम्पायर, जो आज भी दुनिया में कहीं नहीं एग्जिस्ट करती. एम्पायर से दुनिया यूनाइट नहीं होती. एम्पायर की जगह दुनिया ने जो नया यूनिटी का डेफिनेशन लिया है उसका नाम है फेडरलिज्म, जिसे आप कहते हैं संघ. भारत में ये संघवाद जो है, या एक यूनिट ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पावर विद इन दी यूनिटी ऑफ द वैदिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो शुरू से रहे हैं. 16 महाजनपद हो या उसके पहले और भी भारत का जो साम्राज्य था, वो सारी व्यवस्थाएं वैदिक व्यवस्था से चलती थी. जहां जहां वैदिक व्यवस्था था वो भारतीय गणराज्य के पार्ट में आता था. तो ये जो ऑस्टिनियन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी है कि एक राजा होगा, उस राजा के सब मातहत होंगे और तभी वो एक यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाएगी, ये तो नॉनसेंसिकल है. एक बुक होनी चाहिए या एक कोई यूनिटी होना चाहिए जिसमें कि सब कन्वर्ज करे. मैं इस डेफिनेशन को तो मानता हूं, पर मैं ये नहीं मानता कि उसके लिए एक राजा का होना जरूरी है. अगर औरंगजेब था जिसके की सारे अधीन होते थे, आप औरंगजेब को रिप्लेस कीजिए, वहां पे वेद को ले आइए. वेद ने सबको यूनाइट करके रखा हुआ था. सो आप एम्पायर की, भारत कल्चर से बना है भाई, भारत तलवार से नहीं बना है. इंडिया की क्रिएशन की हिस्ट्री जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो कल्चरल है. भारत में वेद लिखी गई, उस वेद ने हजारों तरह के ह्यूमन सोसाइटीज को अपने अंदर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्व किया. वो लोग उस हिसाब से सोशल ऑर्डर का पार्ट बनते चले गए. तो ये कहना कि भाई कोई पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट से देश का निर्माण होता है, ये तो बेहद घटिया बात है. इसके हिसाब से आज कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो एम्पायर रहा हो और वो अभी भी एग्जिस्ट करता हो. तो ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गया, इसका मतलब ब्रिटेन खत्म हो गया. ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया, इसका मतलब तुर्की खत्म हो गया. एम्पायर्स वर अननेचुरल, क्योंकि ये फोर्स के हिसाब से कई तरीके के देशों को जोड़ा करते थे और सारे एम्पायर टूट गए. आज की डेट में एक एम्पायर नहीं चला जो कि इतना विविध हो जितना इंडिया है. फिर भी इंडिया इतने विविधताओं के बाद भी चलता है. क्यों? क्योंकि इसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन भारत का वेद था, वेद है और वेद रहेगा. जो वैदिक संस्था से जुड़ा रहेगा वो भारतीय रहेगा. जिसने वेद छोड़ा उसने भारत से अपना नाता तोड़ लिया. तो जो लोग एम्पायर को डेफिनेशन मानते हैं फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया, वो हमारा डेफिनेशन कभी नहीं था. इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री और द फर्स्ट सोसाइटी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ हु गेव द वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म. अमेरिका नहीं है वो. अमेरिकन ने नहीं समझाया कि फेडरलिज्म आता है. दुनिया का पहला फेडरलिज्म देने वाला जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है भारतवर्ष. और इसलिए ये कल्चरली यूनाइटेड था. कल्चरल ने भारत का कल्चर और हमारी वैदिक लाइफस्टाइल ने हमारा निर्माण किया है और उसी लाइफस्टाइल के अंतर्गत हम हमेशा एग्जिस्ट करते रहेंगे. आपको क्या लगता है, ये मल्टीपल जैसे हमारी बहन अंबर जी हैं, एक मुसलमान है, मगर मुझे गर्व होता है कि जितना मैं भारतीय नहीं हूं उससे ज्यादा हमारी बहन भारतीय हैं. क्योंकि भारत सबको एग्जिस्ट करने का या किसी भी आइडियोलॉजी को फलने फूलने का मौका देता है. आप यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह करके भी आप सरवाइव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि भारत की थ्योरी ये कहती है कि सत्य एक है, उसको कई प्रकार से बताया जा सकता है. यही हमारा फेडरलिज्म है. चाहे वो सत्य पॉलिटिकल हो तो
एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, कई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी साथ में रह सकती हैं। अगर वो सत्य भगवान है तो एक भगवान की व्याख्या की जरूरत नहीं है, एक ही भगवान को कई तरीके से व्याख्यात किया जा सकता है। अगर वो सत्य हिस्ट्री है तो कोई एक इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री की नहीं होगी, कई तरीके की हिस्ट्री हो सकती है। सो ये जो एकम सत्य है, जो सत्य है वो भगवान नहीं है। हमारा जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी बिलीफ है, एकम सत्य बहुधा विप्राह वदंती, सत्य एक है, उसको विद्वान जन कई तरीके से बता सकते हैं। उसमें आप गॉड को भी ला सकते हैं, हिस्ट्री को भी ला सकते हैं और किसी भी चीज को ला सकते हैं। तो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड डॉक्टर साहब वेद से जुड़ा है और वेदों ने हमारा निर्माण किया है और किसी ने हमारा निर्माण नहीं किया। हमको निर्माण करने के लिए तलवार न उठाई गई और न तलवार के दम पे हमको कोई जीत सका। जितनी तलवारें आई हम थोड़ा सा विचलित जरूर हुए, मगर वो सारी तलवारें यहीं पे दफन कर दी गई। दिस इज माय। अच्छा, ये जो है ना, ये एक आया है क्वेश्चन, स्टूडेंट हैं ये, तो ये शिक्षक क्या कहते हैं स्टूडेंट को? शिक्षक नहीं, विद्यार्थी, छात्र छात्र, हाँ हो सकते छात्र, ये छात्रु हैं और ये कह रहे हैं कि अशोक ग्रेट किंग था या अकबर ग्रेट किंग था। ये वो अंपायर के उसमें फंसे हुए हैं बेचारे, तो उनको जवाब दे के देख रहे हैं। अंपायर की भारत में पॉलिटिकल, देखिए इसीलिए मैक्स मुलर ने किताब लिखी तो उसमें कहा इंडियंस वर डीप फिलोसॉफिकल पीपल बट इंडिया डज नॉट हैव अ हिस्ट्री। क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में हिस्ट्री का मतलब है पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट। अदरवाइज वो राजा रानियों की कमी नहीं, अगर कहानी नहीं होगी तो बोलते हम हिस्ट्री में फिर बताएंगे क्या, क्योंकि कॉमन मैन की तो हिस्ट्री हो नहीं सकती। इंडिया में उलट है इसका। इंडियाज हिस्ट्री इज नॉट द हिस्ट्री ऑफ कॉन्क्वेस्ट, इंडियाज हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। हमारी हिस्ट्री क्या है? हमारी हिस्ट्री है आर्यभट्ट। हमारी हिस्ट्री क्या है? वेद, पुराण, मीमांसा, ब्राह्मणास, ये जो किताबें हैं वो हमारी हिस्ट्री हैं। और वेस्ट इसको समझ ही नहीं पाता। वेस्ट कहता है यार हिस्ट्री, इन ऑर्डर फॉर हिस्ट्री टू एग्जिस्ट देयर नीड टू बी पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट। But this is not how India was created. किसी ने तलवार नहीं निकाला कि चलो आज हम इंडिया बनाने चलते हैं। इंडिया जो है वो सोशल ऑर्डर से हमारे ऋषियों मुनियों ने बनाना शुरू किया। एक इसकी जो लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो उनकी समझ में आया वो उसको उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करते चले गए। उसका कुछ पार्ट लोकल एप्लीकेशन था, कुछ पार्ट यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। But India is never a political history in terms of Western politics या Middle East का politics. The politics means the story of war and the conquest. India was and would never be a conquest-based society. India is and will always be a culture-based society. India's constitution is culture and its spiritual tradition. That's what makes us Indian. बहुत जबरदस्त बात की। अंबर जी, आपके पास आने से पहले मैं लुबना जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किया जाए कि ब्रिटेन में जो हम देख रहे हैं, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, ओल्डहम, मैनचेस्टर, इवन लंदन में अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मसाजिद के जरिए और जो रिलीजियस डेमागॉग्स हैं मुस्लिम, उनके जरिए यंग मुसलमान यूथ को जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस का विक्टिम बना के उनको ये जिहाद की तरफ और उनको सिमिलेट होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए इस मसले को? आई थिंक सैडली के ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने खुद ये सिचुएशन क्रिएट करी हुई है बिकॉज दे आर टू टॉलरेंट। ब्रिटेन हैज बीन टू टॉलरेंट। तो एक तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से फिल्टर करना चाहिए था उन लोगों को जो ज्यादा एक अच्छे कल्चरल फिट होंगे यूके के साथ। एंड सैडली जो पाकिस्तानी आ चुके हैं यूके में, उनकी कोई वेटिंग्स ऐसी नहीं हुई। ज्यादातर गांव के लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान के शायद आजाद कश्मीर एंड इस टाइप की जगहों से आए हुए हैं लोग। एंड बिल्कुल भी दे कंप्लीटली इलिटरेट, अनसिविलाइज्ड। अपने मुल्क पाकिस्तान में भी ये लोग ऐसे थे, फिर ये लोग आए, पैसों के लिए आए, एंड देन हरकतें उन्होंने वही रखी। एंड भले इनके बच्चे जो हैं यूके में पैदा हुए हैं, क्योंकि उनकी सोच वही जिहादियों वाली है एंड एक्सट्रीमिस्ट किस्म की है, दे हैव नॉट अलाउड द चिल्ड्रन टू रिफॉर्म एंड इंटीग्रेट। तो फिर क्या हुआ है कि यहाँ पर कुछ ज्यादातर बच्चों को है कल्चरल कंप्लीट आइडेंटिटी क्राइसिस के यूके में रह के ये लोग अपने मुल्क को नफरत करते हैं। मैं तो यूके को, ब्रिटेन को अपना मुल्क मानती हूँ, मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है।
आई थिंक यस, एक दो आपके जो व्यूअर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा मुझे कमेंट क्रिटिसाइज करा कि ये तो पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, मैं यूके में ही पैदा हुई हूँ एंड मैं यूके में रहती हूँ, ना मेरे पास पाकिस्तानी कोई नेशनैलिटी है, ना मेरा कोई लेना देना है पाकिस्तान के साथ। यस, माय पेरेंट्स वर बोर्न इन पाकिस्तान एंड वो छोटी उम्र में आए थे, उससे पहले मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के थे एंड जब पार्टीशन हुआ था वो माइग्रेट होकर आए थे इन कराची। मगर सैडली गेटिंग बैक टू द पॉइंट इज के यू नो फिल्टर अच्छी तरीके से करना चाहिए था। अमेरिका में भी जो मैंने सुना है जो पाकिस्तानी आए वो थोड़े से बेहतर हैं क्योंकि वो सिटीज से आए हुए हैं, वो गाँव से नहीं आए हुए हैं, वो थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं। यूके में कंप्लीट, मैं कचरा लोगों को बोलना नहीं चाहती मगर यस, बहुत ही अजीब उटपटांग सोच, बहुत ही ऑनर किलिंग्स करते हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब सोच, पाकिस्तान के फ्लैग झंडे उड़ा रहे हैं यहाँ पर, लाइक ये पाकिस्तान थोड़ी है, दिस इज ब्रिटेन। ब्रिटिश फ्लैग अगर मैं झंडा उड़ाऊं ब्रिटेन का, उनको माइंड होगा, मुझे बोलेंगे तुम गोरी बनने की कोशिश कर रही हो। सर इनका बहुत ही अग्रेसिव हॉस्टाइल माइंडसेट है एंड मेरा तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ बनती नहीं है। एंड सैडली इन लोगों को पाकिस्तान भी वापस नहीं जाना क्योंकि उनको पता है फायदा ही नहीं पाकिस्तान जाने का। सो इनको यहाँ पर रहना है एंड झगड़े फसाद क्रिएट करने हैं कम्युनिटीज के बीच में। मगर इसमें क्या होता है, हम मुझ जैसे लोग पिस जाते हैं, ठीक है, जो हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं कल्चरली, हम लोगों को भी पकड़ में लोग लाते हैं, हम इन लोगों को भी एवरीवन टार्स अस विद द सेम ब्रश, दे थिंक कि हम सब ऐसे हैं। सो आई वुड से कि डिवोट करना बहुत जरूरी है, जो सारी गंद आ चुकी है यहाँ पर, एंड दे नीड टू बी स्ट्रिक्ट विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कौन यहाँ पर आ रहा है। इंटरप्रेटर्स आप नहीं दे लोगों, ट्रांसलेशन सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करें, इंटरप्रेटर्स नहीं दें, make it more difficult, make sure that you're vetting people properly, क्योंकि पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं मगर अच्छे लोग यहाँ पर आ नहीं रहे, दूसरे किस्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यस, बहुत अच्छी बात की आपने। अंबर जी, एक बात मैं पैनलिस्ट को बता दूं कि आपको यहाँ पे मैंने जंजीरों से बांध के नहीं रखा। अगर आज संडे है, आपका कोई काम है या आप जाना चाहें तो आप खामोशी से जा भी सकते हैं, लेकिन जाहिर है हमारी ख्वाहिश होगी कि आप बैठे हमारे साथ, बातचीत जारी रहे। मैं तो बैठी भी वेट कर रही हूँ अपनी बारी का। आपने ये बात क्यों कही? नहीं, मैं सबको कह रहा हूं ना कि मैं हमेशा ये कहता हूं लाइव में, क्योंकि बात लंबी होती जाती है और दिलचस्प होती जाती है। फिर लोगों को कहा था आधे घंटे के लिए आप आ जाएं, तो अभी 41 मिनट हो गए, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैंने आपको आधे घंटे के लिए बोला था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और ज्यादा रुके, ये तरीका सही होगा, वरना लोगों को ये लगेगा कि मैं कोई एतराज जता रही हूँ या मैंने कोई गलत बात बोली है। अच्छा, आई एम सॉरी। नहीं, हमारी तो ख्वाहिश है कि आप जितने हमारे मेहमान हैं ये बैठे रहे और ये महफिल इसी तरह से चलती रहे। अंबर जी, आपने लुबना जी की बात सुनी है, मैं आपकी बात थोड़ी सी बात खुद करूंगा, उसके बाद हम फिर इसको और डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान में मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि वक्फ को, लेटेस्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो वक्फ के हवाले से या वक्फ बिल के हवाले से, कि कश्मीर में जाके तो ऐसे ऐसे कागज फाड़ रहे हैं कश्मीर में कैमरे के सामने, और जनाब वो कश्मीर में उनको बड़ा पेट में मरोड़ उठा हुआ है वक्फ बिल का। हालांकि कश्मीर से उसका ताल्लुक नहीं है, बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में या जिस भी अदालत में जाएं, उसको चैलेंज करें, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये घिराव जलाओ करना, ये दहशत फैलाना, ये मिस इंटरप्रेट करना वक्फ को, हालांकि जहां तक मैं समझाऊं वो ये है कि वक्फ बिल का मकसद ही ये है कि इसका फायदा मुसलमानों को पहुंचे, इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, इसकी बुक्स जो है वो अकाउंट बुक्स प्रॉपर ली की जाए। तो ये जो हमारे समाज में मुस्लिम हिंदू को भिड़ाने की कोशिश की जाती है और ये दूर दूर करने की कोशिश की जाती है, इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि कैसे हम इसको काउंटर कर सकते हैं? हेडरूम थोड़ा कम कर लें प्लीज। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समस्या है, जिस समस्या को आपने ध्यान ले जाने की कोशिश की है, ये बहुत पुरानी समस्या है। ये अगर हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति में लोगों को इसी तरह से एजिटेट करके सड़कों पे उतारने की रिवायत रही है, क्योंकि लोगों के पास भी उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं रही है। लोग किसी भी चीज को लेकर अपनी जानकारी अर्जित नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की ही बात कर रहे हैं तो उसको भी, चाहे उससे पहले 3 तलाक की बात हो, CNRC हो या 370 35A हो, ये सारी कोई भी जब भी अमेंडमेंट होता है
तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये हमेशा एक मिस इन्फॉर्मेशन और एक भ्रम फैलाकर लोगों को सड़कों पे लाती हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा ही इस तरह से लोगों को एजिटेट करके सड़कों पे लाते हैं और अपनी राजनीति करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होती ही नहीं है। आप लोगों के बीच में गलत जानकारी फैलाइए, लोगों को भड़काइए और अपनी दुकान चलाइए, ये रिवायत है। अब सवाल ये है कि इसको बदला कैसे जा सकता है। बदला तभी जा सकता है जब लोग किसी भी चीज की जानकारी लेना शुरू करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें कि हम अगर एक वोटर हैं, हमारे वोट की जो अहमियत है उसका मतलब क्या है और वो कितना अहम है, और जिनको हम वोट देकर इतने बड़े पद पर भेज रहे हैं वो उसका इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं। उनको तो ये लगता है कि हम किसी को वोट दे रहे हैं, कल किसी को एक जरा सा हमें काम पड़ेगा और हमारे काम आ गए तो ये बहुत है, ये बड़ा अच्छा इंसान है, हमारा काम कर देता है। लोगों को सिर्फ इतनी ही समझ है, उनको नहीं पता, आज भी लोगों में ये जानकारी नहीं है कि उनके वोट की कीमत क्या है और उसको पाने के लिए लोग कितना छल कपट करते हैं, और फिर जो उनको समय मिलता है 5 साल का, उसमें वो कितनी मलाई और बटर खाते हैं। यही वजह है कि ये लोग हर कीमत पर लोगों को सड़कों पे उतारते हैं। जो आज ओवैसी जी कर रहे हैं, वो हैदराबाद में लाखों की संख्या में लोगों को उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके कब्रिस्तान छीने जाएंगे, आप 11 सालों से बीजेपी मुसलमानों के साथ गलत कर रही है, उनका हक छीन रही है। इससे पहले तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 60 सालों में तो मुसलमानों को सिर्फ दूध की नदियां बहाई जा रही थी, उनके घर में सोने की खाने लगा दी गई थी। तो सवाल ये है कि मुसलमान कब तक आंख मूंद के ऐसे जो रिवायती भड़काऊ लोग हैं उनकी बातों में आता रहेगा। जब तक जानकार नहीं बनेंगे, सतर्क नहीं होंगे, इसी तरह से सड़कों पर बैठकर बिरयानी खाते रहेंगे और उनके बच्चे जेलों में जाते रहेंगे और ओवैसी साहब के बच्चे बुलाए जाएंगे पढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया आपने, जानकारी बढ़ेगी तभी बदलेगा। और मैं चाहूंगा कि इसी पॉइंट से जो आपने बात की है, एक सवाल मेरे जहन में जन्म लिया है जो मैं अभिषेक भाई के सामने रखना चाहता हूं कि ये बताइए अभिषेक जी कि क्या ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक पार्लिमानी सिस्टम है, लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्शन, क्या ये फ्यूल कर रहा है, ये उस कम्युनल पॉलिटिक्स को रोकने के बजाय, उसको डिफ्यूज करने के बजाय ये उसको और कॉन्क्रीट कर रहा है, उसको और सॉलिडिफाई कर रहा है? और अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो फिर हम आगे किस तरफ जाएं? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट वगैरह है, फिर हम क्या अपनाएं, हम किधर जाएं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया डीप क्वेश्चन पूछा है। योर क्वेश्चन इज स्पॉट ऑन। ये एक्स पाकिस्तानी ने मुझे $10 दिए ना तो मेरा खून बढ़ गया। ये $10 आए ना एक्स पाकिस्तानी। थैंक यू एक्स पाकिस्तानी, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज यार सब्सक्राइब करें, 6 लोग सब्सक्राइब करें प्लीज। जी जी। एंड आई विश $100 6 लोग क्यों? कम से कम 6 लोग, क्योंकि वो मेरा 394 है ना, तो वो 6 करेंगे तो 400 हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। हाँ चलो। ऐसा आपका क्वेश्चन स्पॉट ऑन है। भारत में खासकर कि भारत में आई डोंट थिंक कि, और मैं ये बोल्डली कहूंगा, इवन इंक्लूडिंग द जजेस एट द हाईएस्ट पेडेस्टल, दे डोंट अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। They are constitution was given to every state, every nation to protect their nation. भारत में इसको कॉन्स्टिट्यूशन को वो यूज कर रहे हैं अंडू करने के लिए उस नेशन को। जैसे हमारे यहाँ वक्फ के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट बैठ गई है, रोज सुनवाई कर रही है वक्फ एक्ट के ऊपर, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, और लेकिन वो सीएए पे आज तक ये फैसला नहीं दे पाई कि जो सीएए का अमेंडमेंट लाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अगर वो एक डिसीजन दे देते कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट लाया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, तो इतने सारे जो ये अमर जी अच्छे से जानती है, जो इन्होंने रोक लिया था शाहीन बाग वाला जो नाटक किया गया, पूरा जो है दिल्ली को एक तरीके से रैंसम पे ला दिया गया था, वो पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल मोटिवेशन था वो खत्म हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां एमिसरी भेज दिए कि आप जाकर के इनसे बात करके आओ। तो एक अजीब सा जहनियत है या कैफियत है या जिसे समझ लीजिए मानसिकता है ये भारत में कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिया है अपने आप। व्हाई डिड यू गेट द कॉन्स्टिट्यूशन? टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट भारतीयता। बट आप क्या कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के? आप वेस्टर्न प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हो।
वेस्टर्न फॉर्मूलाज को अप्लाई करो जी, हम जब जज बन जाते हैं हमारा कोई रिलीजन नहीं होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में से हटा दो, या तो धर्म ततो दया। आप धर्म की रक्षा के लिए वहां बैठे हो, और धर्म का यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि धर्म है क्या, तो आप क्या जजमेंट लिखेंगे भाई वहां पे। पॉइंट ये है कि बिल्कुल आपने स्पॉट ऑन क्वेश्चन कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन दिया क्यों गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पॉलिटिकल पावर आपको क्यों दी गई थी एम्पायर सिस्टम को डिसमेंटल करके, जिसको आज की डेटा में, आज की भाषा में कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। अगर आपको अंग्रेजों के प्रिंसिपल लगाने थे, अगर आपको अंग्रेजों के और यूरोपियन प्रिंसिपल को लगाने थे, तो व्हाई डिड यू क्लेम डीकोलोनाइजेशन, या उसको आप नेशनल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कहते हैं। आप किस चीज से इंडिपेंडेंस मांग रहे थे भाई? अगर आपके लीगल सिस्टम वही है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन बुक में बनाते हो कि 1767 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत है। आप कोर्ट की हिस्ट्री में बताते हो कि वो जो सेटलमेंट एरिया में अंग्रेजों ने जो कोर्ट बनाया था, हाई कोर्ट और स्टार कोर्ट और ये चैम्बर और वो चैम्बर, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हिस्ट्री है। तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके वो इंडिया को और अंडू कर रहे हैं। जो मुगलों से लड़ करके और अंग्रेजों से लड़कर हमारे बाप दादाओं ने बचाया है इंडिया को, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के नाम पे उसको अंडू कर देंगे। बिकॉज अब आप खुद बताइए, क्या वक्फ एक्ट पे आपकी इतनी सुनो, अगर पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया तो अब कौन सी उसमें ऐसी पावर है जो पावर पहले नहीं था 1954 के समय में, 2013 के अमेंडमेंट एक्ट में, अगर वो गवर्नमेंट को लग रहा है वो वैलिड नहीं है, तो आप क्यों इस पे इतनी जल्दी सुनवाई कर रहे हो भाई? बहुत सारे मैटर लिस्टेड है, लेकिन वो नहीं सुनवाई में आ रहा। पहले ये मैटर लिस्टिंग आप कई लॉयर से पूछिए, लिस्टिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है। आपकी यस, यहाँ पे मैं अभिषेक जी कुछ ऐड भी करना चाह रही हूँ। अभिषेक जी, जो 2006-2008 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट थी जी, मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। 2006 और 2008 में जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट में कुछ प्रावधान जो उन्होंने सुझाव दिए थे, और वो यूपीए गवर्नमेंट के समय थे, और आज जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें सारे वो सुझाव को, ज्यादातर को उसमें ध्यान में रखा गया है। अब सवाल ये है कि वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट में ही वो सुझाव थे, अब उन सुझावों पे भी अमल करके ये कानून में बदलाव किया गया है, जो अमेंडमेंट हुआ है वक्फ एक्ट में। तो वो कैसे आप रिपोर्ट में बनाते हैं कि ये सब होना चाहिए, आप सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेके आए, आप एसेट मैनेजमेंट कमेटी में एक्सपर्ट्स को लेके आए, इंक्लूसिविटी हो, दूसरे धर्मों के लिए लोग हो, और बाकी सारा जो 2013 में अमेंडमेंट हुए, तो उस वक्त सारी चीजें तो ठीक थी, कॉन्स्टिट्यूशनल था। आज जो वो सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गई, और आप उस पर इंटरिम ऑर्डर भी ले आते? मुझे मतलब विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें बड़े सवाल खड़ी करती है। नहीं बिल्कुल, देखिए अंबर जी, मैं तो ये भी कहूंगा, देखिए ये इन्होंने सच्चर कमेटी एक प्लान्ड कमेटी थी, सच्चर कमेटी को बैठाया गया, वो रिपोर्ट और वो सजेशंस लिए गए ताकि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके और ज्यादा एम्पावरमेंट किया जाए। आई हैव नो फेथ इन द सच्चर कमेटी बिकॉज दैट कमेटी, वो एक प्री मेडिटेटेड कमेटी थी, वो बनाई ही एक पर्टिकुलर पर्पस पे गई थी। मेरा प्रश्न ये है कि कौन से देश में ये जो ट्रस्ट, ये जो वक्फ एक्ट है उसके लिए स्पेशल स्टैट्यूटरी बॉडी बना रही है? भाई आप ट्रस्ट है ना, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, आप सोसाइटी बना लो, एनजीओ जैसे बना लेते हैं लोग, क्या अपनी प्रॉपर्टी को एनजीओ के थ्रू नहीं गवर्न करते? तो ये स्पेशल लॉ बना करके आप, वही तो सवाल है, पूरा लफड़ा ही इस बात का है। जितने भी कानून हैं मुसलमानों से रिलेटेड, पर्सनल लॉज की आप बात कर लेते हैं, इंक्लूडिंग वक्फ एक्ट, उसमें आपको हर चीज में एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पर्सनल लॉज होते हैं, उनमें आप चार शादी कर लीजिए, कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने एक वक्फ एक्ट बना दिया, उसमें क्या कैसे करना है कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई कोडिफिकेशन नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। आपने सिर्फ एक पर्सनल वो आपने बना दिया मुसलमानों के लिए, आपने एक एक्ट, और उसमें आप अपनी मर्जी से हो, जो करना है कर लो, जैसे काला पीला सफेद, महिलाओं को देना है नहीं देना है, जो भी अन्याय करना, सब चल रहा है। तो ये खुली छूट दी किसने? जिन्होंने ये इस तरह के प्रावधान बनाए, जहां पे मुसलमानों को किसी कानूनी दायरे में नहीं रखा गया। अब मुसलमानों को वो आदत पड़ गई है कि वो उस दायरे में आना ही नहीं चाहते। ये मुसलमानों की समस्या है, पर्सनल लॉज हो या वक्फ हो, वो दायरे के अंदर नहीं आना चाहते। अब आप 78 साल बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो एक बरगद का पेड़ बुढ़ा हो गया है, आप उसको वापस से एक पौधा बनाना चाहते हैं जो फल भी दे, जो फूल भी दे, जो खुशबू दे। ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर सब पे देश आजाद हुआ, सब पे समान कानून लागू होते हैं, जैसा कि हमारा संविधान कहता है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो फिर इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों रखा गया?
क्यों संविधान की प्रस्तावना में ये सेक्युलर और ये सारी चीजें जोड़कर देश की राजनीति, देश में जिस तरह की राजनीति हुई और आज तक उन्हीं सारी चीजों पे राजनीति हो रही है और आज भी जो ये विपक्षी पार्टियां हैं उसी तरह की रिवायती राजनीति करना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं कि व्हाट इज द सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस। हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, हमारी अपनी ही एक अलग परिभाषा है। जो ग्लोबली इंटरनेशनली इन सारी चीजों की परिभाषा डेफिनेशन है वो तो हम मानते ही नहीं। हम जो मानना चाहते हैं वही है। तो ये सारी चीजें बदलनी होंगी और कोर्ट्स को भी मुझे लगता है जो हर चीज में स्वतः संज्ञान ले लेते हैं वो सही चीजों पे स्वतः संज्ञान ले तो ज्यादा सही रहेगा। जो उनकी रेलेवेंस है वो भी बनी रहेगी। देखिए अंबर जी, ऑल ओवर वर्ल्ड में वेपनाइजेशन ऑफ कोर्ट जो है ना, ये बहुत एक थ्रेट के रूप में उभर रहा है। एब्सोल्युटली, कि हम आपको चेक कर रहे हैं, कल को हमें जेल में डाल देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली अगर मुझे एज एन इंडिविजुअल आपको अपने एसेट डिक्लेयर करने पड़ते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस को करने पड़ते हैं, हमें सभी ऑफिसर्स को करने पड़ते हैं, तो भाई ये क्यों अनटच्ड है? इनको भी तो अपनी अभी जो जस्टिस खन्ना वाला केस हुआ दिल्ली में, उसको लेकर कोर्ट ने भी बोला है कि भाई उस पर बात होनी चाहिए। आपने उसको ऐसा ब्रश कर दिया अंडर द कारपेट। जज करे काली कमाई तो कोई बात नहीं करेगा, एक आम आदमी करे या कोई बिजनेसमैन करे तो आप उस पे केस चलाएंगे, उससे रिश्वतें वसूल करेंगे, उसको आप उसको डराए धमकाएंगे। तो ये किस तरह की? ये भी देखिए ना, अब ये देखिए अंबर जी, ये वाली बहुत अच्छी है। आपने वो जो जस्टिस, वो क्या नाम है, जो जिनके घर में वो नोट पकड़े गए, हाँ, आप ये भी देखिए ना। अब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि जज जो, गवर्नर जो है वो टाइम बाउंड में लेजिस्लेशन को साइन करे, लेकिन आप क्या टाइम बाउंड में सारे जजमेंट्स को साइन कर रहे हो? मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सीए का क्या हुआ? आप तो तारीख पे तारीख देते रहो, आप छुट्टी, आप तारीख पे तारीख दो और गवर्नर शुरू हो गए। एग्जैक्टली, और गवर्नर टाइम बाउंड में जो है वो बिल पे साइन कर दे। आप मुझे ये बताइए ना, फार्म बिल में 1 साल तक देश को तुमने जो है बंधक बना के रखना था। आप 1 साल के अंदर डिसीजन नहीं दे पाए कि फार्म बिल जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। आपने तो पॉलिटिक्स करी और आपको ये अभिषेक जी, नॉट ओनली ये, अपने हिजाब वाला जो सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में कितना महंगा समय होता है, लॉयर्स कितने महंगे होते हैं और तारीख कितनी मुश्किल से मिलती है। जो बड़े अहम केसेस लंबित हैं केस में कोर्ट में, हमको पता है कि लाखों की संख्या में पेंडेंसी है केसेस की, लेकिन हिजाब और इस तरह के मुद्दे होते हैं तो बैक टू बैक बिना सोए खाए सुनवाइयां शुरू हो जाती हैं। तो पता चलता है कि बाकी मैटर को नोटिस नहीं करते। अंबर जी, मैं एज अ लॉयर जानता हूं कई मैटर पे वो नोटिस तक नहीं करते, सुनते नहीं है आपको। एब्सोल्युटली। तो आप और तो ये सब मैटर को यू जस्ट लैकिंग अप, बाकी सारे काम आप ठप्प कर देते हो। जो कॉलेजियम की बात होती है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं हो? सबको दायरे में आना चाहिए। फ्रॉड है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड इस देश में कुछ है, अरे अंबर जी क्षमा कीजिएगा, तो वो है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम के नाम पे मैं जानता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता हूं। मैं ताल ठोक रहा हूं आज आपके यहां से और इनके, क्योंकि आर्टिकल 124 में जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, वो है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। एक लॉयर है जो 10 साल का हाईकोर्ट का जज, हाईकोर्ट का प्रैक्टिसिंग हो और 5 साल का सिटिंग हाईकोर्ट का जज हो, और तीसरा जो है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। मैं ताल ठोक रहा हूं, मुझे आप जज बनाइए, मैं कहां एप्लीकेशन दूं? ये वैकेंसी तक नहीं डिक्लेयर होती। जय भारत के प्रधानमंत्री का अगर इलेक्शन होना होता है, बकायदा चुनाव घोषित किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का होता है, उसके लिए भी चुनाव घोषित किए जाते हैं। आप अपना वो पर्चा भर सकते हो। मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता हूं, मैं कहां जाके पर्चा भरूं? आप कहां वैकेंसी निकालते हो? कौन से रजिस्ट्रार में? यहाँ तो नेपोटिज्म चलती है ना कि जज का बेटा जज बनेगा, वरना कोई और तो जज बन नहीं सकता। बाकी सब धूल चाटते रहेंगे, घिसते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, एग्जाम पे एग्जाम देते रहेंगे। आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकती, दे आर नॉन जस्टिशिएबल। अपॉइंटमेंट नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब आप सोच रही हैं, इवन इस देश ने इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और चूंकि आपको पता है जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है कि वो पिटीशन अगर किसी के कि भाई इलेक्शन किसी का गलत हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अगर आप बनाए जा रहे हो तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वो अनजस्टिशिएबल है। यानी कि आप ये देखिए अंबर जी कि जब इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन जो है अनडिक्लेयर किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री की पोस्ट चली गई, तो उन्होंने क्या किया था पता है? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया
और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये डाल दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल में कि यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इलेक्शन से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो कोर्ट में नहीं जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। आप अपने पावर को लेके इतना सेंसिटिव हो, लेकिन मैं तो पूछा हूं ना सुप्रीम कोर्ट के से कि मैं एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हूं और मैं कई जजेस से बेहतर एनालिसिस करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन मैं एक सामान्य परिवार से हूं। आप मुझे जज क्यों नहीं बनाते? मैं जज बनना चाहता हूं, मैं कहां जाऊं जज बनने के लिए भाई? मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं एक आर्टिकल 124 में मेरा फंडामेंटल राइट बनता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनूं, क्योंकि हाई कोर्ट के जज के लिए ये क्वालिफिकेशन नहीं है अंबर जी। तो अब आप पूछिए इनसे कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, मैं अपना एप्लीकेशन भी नहीं डाल सकता, बस इनके जो रिलेटिव्स हैं वो जज पे जज बन रहे हैं और हम आप कुछ करेंगे तो कंटेम्प्ट में आ जाएंगे। सही हो गया। अब हम वापस चलते हैं इस बात की तरफ कि आसिम मुनीर ने इस मौके पर टू नेशन थ्योरी को, और हम हिंदू दो मुख्तलिफ हैं, हम टू नेशन थ्योरी है और इंडिया को हम डरते नहीं है इंडिया की फौज से, और ये इस किस्म का सारा रिटोरिक क्यों किया? इसकी क्या वजह है? क्या ये वजह है कि बलूचिस्तान में ये लोग जंग हार रहे हैं? 3 दिन से सिंध भी बंद पड़ा हुआ है, 3 दिन हो चुके हैं सिंध बंद है। सिंध में जो वो कनाल्स 6 कनाल्स पंजाब वाले खोद रहे हैं पीछे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या ये उससे तवज्जो हटाने के लिए है या इसका कोई बड़ा एजेंडा है बांग्लादेश के हवाले से और हिंदुस्तान के अंदर जो ये स्टेक होल्डर्स हैं मुस्लिम सो कॉल्ड, इनके हवाले से? इसके बाद एक सवाल और मैं करूंगा, लेकिन पहले इस पे आप अपने विचार बताइए। आप मुझसे पूछे, मैं सुन नहीं पाई सवाल डॉक्टर साहब, अगर आप रिपीट कर दें तो। अभिषेक जी से पूछ रहा हूँ। अच्छा, देखिए मेरे ख्याल से अंबर जी भी इस पे बोल देंगी, उसके बाद उनके विचार बोलेंगी वो, बिल्कुल आप बताएं। मेरी ये सवाल है कि आसिम मुनीर ने इस मौके पे ऐसी चर्चा क्यों की? क्या पाकिस्तान के अंदर जो जंग हार रहा है वो बलूचिस्तान में उसके हवाले से की है, या सिंध? आज 3 दिन हो गए सिंध बंद है क्योंकि पंजाब से ये 6 नहरें निकालना चाहते हैं चोलिस्तान के डेजर्ट में, जहां पे इन्होंने जर्नैलों को लाखों एकड़ जमीन दी हुई है। तो उसके खिलाफ 3 दिन हो गए सिंध बंद है। आज लोग पटड़ियों पे लेट गए हैं, ट्रेनें भी बंद हो गई हैं। या ये बांग्लादेश में कोई काम करना चाहते हैं तो इसलिए ये वहां पे हिंदू और मुस्लिम जो आग लगी है उसको भड़काना चाहते हैं, या ये बंगाल में भड़काना चाहते हैं? ये क्या है? कहां तीर मार रहा है ये कहां मार रहा है तीर? मैं तो ये नहीं समझ, पाकिस्तान में हिंदू तो बचा नहीं है, तुम टू नेशन थ्योरी का है बता रहे हो भैया? नहीं, हिंदू है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है हिंदू, लेकिन थोड़े हैं। लेकिन अभिषेक जी, हिंदुओं का होना ही इस बात की जमानत है कि टू नेशन थ्योरी बोगस है। आपने हिंदुओं को, आपने कहा था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, लेकिन जब आपको छोटे मोटे काम करने के लिए आवश्यकता पड़ी कि मुसलमान तो छोटे काम करेगा नहीं, तो उसके लिए कौन चाहिए? छोटे गरीब हिंदू, क्रिश्चियंस। तो आप इतने बड़े वाले तो गए गुजरे नीच इंसान है कि आप उनको सम्मान और अधिकार नहीं देते। आप अपनी जरूरत के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे लेकिन सम्मान अधिकार नहीं देते। आप उनके सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं इस बात पे कुछ और कहूंगी। जी हाँ, नहीं मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ अंबर जी। देखिए ऐसा है कि ये पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन तुम्हारे यहाँ हिंदू बैठा हुआ है यार, ये टू नेशन थ्योरी लेके आ, तो आज भी तुम इसका मतलब पाकिस्तान की ये बेसिकली देख रहे हैं पाकिस्तान का विघटन। आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चला तो आप देख लीजिएगा ये 4-5 साल में खुद ही टूट जाएंगे भाई। ये कंट्री भस्मासुर हो रखी है। ये कौन कह रहा है ये पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट? क्या भारत से पश्तूनों को खतरा है? अपनी आर्मी से पश्तूनों को खतरा है। ऑपरेशन बदर और ऑपरेशन खंदक लॉन्च हो रहे हैं। ये पहले इन्होंने कहा कि हिंदू हम में से नहीं है, अब कह रहे मुसलमान हम में से नहीं है, कह रहे हम मारेंगे तुमको, तुम खवारिज हो गए। भाई कितना अलग करोगे तुम? टू नेशन थ्योरी से अलग करना शुरू हुए थे कि हिंदू मुसलमान अलग है, अब तुम कह रहे हो कि ये टीटीपी भी हमें से मुसलमान नहीं है। जिसको तुम खवारिज कर दे रहे हो उसको तुम गोली मारो। ये इस तरीके के अजीबोगरीब जो है डॉक्ट्रिन लेके चले आते हो। कौन डिटरमाइन कर रहा है भाई कि टीटीपी खवारिज है? मैं तो कह रहा हूँ भाई ये लोग खवारिज है। ये पता नहीं कौन सा इस्लाम लेके चले आए। असली इस्लाम तो भाई अफगानिस्तान चला रहा है ना। लड़कियां कोई देख न ले, उन्होंने दीवारें चुनवा दी हैं, खिड़कियां बंद कर दी अपने घरों में से।
तो ये लाओ ना, फिर आपको ये भी चाहिए कि हम इस्लामिक हैं जी, हमारा कल्चर अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है, तो इस्लामिक ट्रेडिशन है जो तुम फॉलो कर रहे हो अपने यहाँ शादियों में और अपने यहाँ गाने चला करके, बंद करो। जो अफगानिस्तान कर रहा है वो ट्रेडिशन है। दो अलग अलग इस्लाम कैसे हो जाएगा? या तो अफगानिस्तान का इस्लाम सही है और या तो पाकिस्तान का इस्लाम सही है। तो टीडीपी तो बोलता है एग्जैक्टली। तो टीडीपी मैं तो कह रहा हूँ यही कहता है ना कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक निजाम को सही तरह से नाफिज नहीं किए हुए, और उनका मकसद ही है कि पाकिस्तान में पूरी तरह से इस्लामिक निजाम लेके आएंगे, और उनको उन्होंने ख्वारिज डिक्लेयर कर दिया है। काफिर टर्म उनपे सही साबित नहीं बैठती थी, तो उन्होंने एक नई टर्म निकाल ली कि मुसलमानों में जो मुसलमान के खिलाफ हो जाए तो वो खवारिज। तो ये बड़े कन्वीनियंटली पिक एंड चूज करते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। टीडीपी को इन्होंने बनाया था, इसे कहते हैं नेचुरल जस्टिस। तुम पहले बोले कि हम हिंदू से अलग हैं, अब तुम मुसलमानों को अपने से अलग कर रहे हो। कहां रुकोगे? जब हड्डी से गूदा अलग करने लगोगे तब रुकोगे क्या? ये तो ये इसी को नहीं रुकेंगे जब तक पूरी तरह से विघटन पाकिस्तान का नहीं होगा, ये रुकेंगे नहीं। और सबसे पहली बात तो ये है, जो आसिम मुनीर के बयान को लेकर डॉक्टर साहब ने आपसे सवाल किया था, मुझे ऐसा लगता है पूरी तरह से जो पाकिस्तान पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गया, या बाल्कनाइजेशन, या फिर हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान की जो बातें हुआ करती थी, अब वो सारी क्लियर हो गई हैं पाकिस्तान आर्मी के सामने। उनको पता है, क्योंकि बलूचिस्तान में जिन 1500 लोगों को उन्होंने कहा कि 1500 लोगों को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 1500 लोगों ने आपके नाक में दम कर दिया, और 1500 लोगों ने आपकी औकात दिखा दी उस नंबर 1 आर्मी की, और नंबर 1 जो आपकी इंटेलिजेंस है। आपको पता तक नहीं चला कि जाफर ट्रेन जो एक्सप्रेस थी वो सब कुछ होने वाला है। तो ये आपका नंबर 1 होने का ये आपका स्टेटस है। अब जो आसिम मुनीर जो बौखलाए में है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को एंगेज कर रहे थे, उससे साफ दिखाई दे रहा था कि उनके पास उनको बताने के लिए कुछ नहीं है। ये सब बयानबाजी से बलूचिस्तान में जवाब दे देंगे, हमारे लोग तैयार हैं और जज्बा है, कंधे पर जवान की का जनाजा लेकर चलते हैं। और बलूचिस्तान में हिंदुओं को लेकर जो बात की, बलूचिस्तान में कई सारे पाकिस्तानी हिंदुओं ने बलिदान दिया है। अब जरा सोचिए, जो लोग आज भी उसको अपना देश मानते हैं, जिनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, अधेड़ उम्र के लोगों के हवाले कर दिया जाता है, उनकी ना कोर्ट में सुनवाई होती है, ना परिवार से मिलने दिया जाता है, उन पे क्या गुजरेगी जब एक आर्मी चीफ ये बोलेगा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब जरा सोचिए कि क्या आलम होगा, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब वो सुनेंगे कि आर्मी चीफ ऐसा कह रहा है। फिर आप प्लेटफॉर्म पर आकर कहते कि नहीं हमारे यहाँ तो जेनोसाइड को दावत देने वाली बात है ना। ये तो जेनोसाइड को दावत देने वाली बात है कि भाई हम नहीं रह सकते, ठीक है मारो इनको। इस्लामी निजामी वो निजाम है जहां पर सबको तहफ्फुज और अधिकार और हुकूक मिलते हैं, हम तो जी अमन पसंद है। तो ये तो दिखाता है कि आप अपने कितने अमन पसंद हैं। आप अपने देशवासियों के ही ख्याल नहीं रखते, आप उनके सेंटिमेंट के बारे में सोचिए। कल ही 2 हिंदू शहादत दे के आते हैं, और परसों आसिम मुनीर आके कह देते हैं कि जी हम हिंदुओं से अलग है, हम उनके साथ नहीं रह सकते। तो कितने छोटे और अनपढ़ हैं मौलाना सैयद आसिम मुनीर साहब। उनको मौलाना हाफिज बोलना चाहिए, उनका काम ये, उनको दूसरा काम करवाना चाहिए। वो इस तरह के कामों के लिए नहीं बने हैं। उनको कहीं वो मस्जिद में इमाम या सपारा वगैरह पढ़वाने पे लगवाइए, खामखा बेचारे टाइम वेस्ट कर रहे हैं देश का। पाकिस्तान वैसे ही खसारे से गुजर रहा है, वो पूरा डुबा के ही निपटा के वो चैन की सांस लेके वो फॉरेन चले जाएंगे, कहीं उनका भी कोई पिज्जा पूजा चल रहा होगा। सही बात है, पिज्जा पूजा चल रहा होगा, ये बात सही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तो काफिर 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 कह के मुसलमान के दर पे हो गया है, कत्लेआम कर रहे हैं एक दूसरे का। आपको पता है पाकिस्तान में, जिसको इंडिया में कम्युनल वायलेंस कहते हैं, यहाँ सेक्टेरियन वायलेंस कहते हैं, क्योंकि एक ही मजहब के डिफरेंट सेक्ट्स आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो मुसलमान जो है वो तो इंडिया में फिर बहुत सुरक्षित है। एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हमें यहाँ पे पाकिस्तान से ज्यादा टीवी चैनल पे देखे, हर दिन डिबेट होती है जहां पे 6-8 मुसलमान बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं। और ओवैसी जी आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो आज भी लाखों की भीड़ के सामने कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ 11 सालों में जुल्म हुआ और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और हमारा ये सब हो रहा है। जब वो शपथ लेने जाते हैं संसद के अंदर, तो वो जय फलस्तीन कह के आते हैं, इतने डरे हुए वो हैं। तो आप इस डर का अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में कितना असुरक्षित और कितना डरा हुआ मुसलमान है। और मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल असुरक्षित नहीं महसूस करती। बल्कि जो लोग भारत और प्रधानमंत्री मोदी की भी पूरी तरह से उनको पूरी तरह से किसी भी तरह का उनको कटाक्ष करना है या उनके विरोध में बोलना है,
उनका भी पूरा सम्मान और सुरक्षा है। यहाँ पे पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, धार्मिक अधिकार और मान्यताओं को पूरी तरह से आजादी मिलती है, अधिकार मिलता है। आपको अकेले कुछ मानना है तो मान लीजिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। भारत जन्नत है, स्वर्ग है धरती पर, और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं भारतीय हूँ। हमारे पूर्वज में से कोई ना पाकिस्तान गया, ना ही किसी ने वोट दिया। अंबर जी, हम तो यहाँ डर गए, मुर्शिदाबाद जला दे रहे हैं भैया। यहाँ तो मतलब आप समझ रहे, कुछ ज्यादा ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो वो भी ईस्ट पाकिस्तान के थ्रू आके, वो भी तो जहर तो वहीं से आ रहा है ना, पुड़िया वही वाली घुल रही है इधर आके। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में, इसका मतलब ये है कि हमारा जो हिंदुस्तान है हमने ना इसमें विष निकाल के फेंक दिया। बहुत सही किया, विष निकल गया। और जो लोग कहते हैं ना कि जूझ है, हमें नहीं चाहिए भाई साहब, आप जहां वही रहो, हमारा अपना बहुत अच्छा चल रहा है, हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए। अब भैया हो गया, बस हो गया, ठीक है, हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के अंदर उसका एक ही एजेंडा रहा है अब तक कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग रखो, इनको इकट्ठा ना होने दो। अब इसके लिए जो लोग इसके आलाकार बने हैं, इंस्ट्रूमेंट बने हैं, टूल्स बने हैं, वो लोग हैं जो कि क्या उसे कहते हैं, वो है अपना मजहबी लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। इसको कंक्लूड करते हैं। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर, डेमोक्रेटिक, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी है, जिसको ये रिलीजियस डेमागॉग्स पूरा कर रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बिल्कुल, मैं इस बात से 101% अग्री करती हूँ। भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि, और पूरे में अगर भारत के मुसलमानों की बात करूं या भारतीय राजनीति की बात की जाए, भारतीय राजनीति में जो कुछ पार्टी देश के विभाजन के बाद, आजादी के बाद जिन्होंने राज किया, उन्होंने मुसलमानों की लीडरशिप को पनपने ही नहीं दिया। और बल्कि उसके विपरीत जो आजादी के समय भारत के मुसलमानों का स्टेटस था, चाहे एजुकेशन की बात करें या फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उसके विपरीत सारी चीजें होती गई। मुसलमानों को जाहिल बनाकर रखा गया है, अनपढ़ बनाया गया, एजिटेट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक पॉलिटिक्स, और मुस्लिम लीडर के शिप के नाम पे उन्होंने सिर्फ मौलाना और मदरसों को पोषित किया, और इसी वजह से मुसलमान भारत का अनपढ़ होता गया। अब प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में वो सारे बदलाव आ रहे हैं। वो मुसलमानों को पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि भाई एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, उधर से मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं। मुसलमान बच्चे सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, जजेस बन रहे हैं, अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। ये बदलाव है। और अब लोग पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, मुसलमान लड़के लड़कियां। तो अच्छी लीडरशिप मिलने के मौके, अगर मौका मिलता तो बिल्कुल जरूर होती आज अच्छी लीडरशिप। और आगे जिस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है इतने सालों में, भारत हर चीज में बहुत बेहतर कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आगे जरूर हमें भारतीय राजनीति में जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक बदलाव लाया है भारत के अंदर, उसका असर हमें कुछ और सालों में और ज्यादा और बेहतर नजर आएगा। जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अभिषेक जी। जी बिल्कुल, मैं अमर जी से एकदम सहमत हूं कि भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने आमूल चूल परिवर्तन लाए हैं। पहले तो हम लोग को बोलने का हक दिया। भाई अंबर जी, ये बातें हम पहले सोच नहीं सकते थे, जो हम जितनी खुली तरीके से खुल के बोल रहे हैं, ये तो असंभव था। इसका कुछ हद तक क्रेडिट तारिक साहब को जाता है, तारिक फतेह साहब को, कि उन्होंने तारिक अंकल ने जो भारत के लिए किया है, जो एक अवेकनिंग, जो जागरूकता फैलाई है, मुझे लगता है उसके लिए भारत के सभी हिंदुओं को खास तौर से उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि वो मुझे अपनी तीसरी बेटी बोला करते थे और हमेशा बहुत एडमायर करते थे मुझे। मेरे काम के बारे में हर जगह वो बात करते थे। फॉर मी इट्स अ प्राउड थिंग टू से दैट। जी, रोहित शर्मा जी आगे हैं, तो ये प्रोग्राम तो हमारा जारी है और अब रोहित जी से बात होगी। मैं बस अपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देके मैं निकलूंगा, बिकॉज इट्स बीन 1 आवर मेरी क्लास है कल। तो अमर जी से मैं डॉक्टर साहब मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी चलूंगी। ठीक है, ठीक है, आप रोहित जी के साथ चर्चा कीजिए। रोहित जी अकेले काफी है। ठीक है। हाँ जी, अभिषेक जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। Political Muslim political leadership, there's a void. How do we fill it? Do you want me to come and start something?
नहीं, मैं ये कहूंगा, अंबर जी ने बहुत अच्छे से इसको समअप किया है और उसमें कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता बढ़ती नहीं है। मोदी जी का हम शुक्रगुजार करते हैं, जिस तरीके की लीडरशिप दे रहे हैं, इक्वलिटी वो लाते हैं, कोई उनके अंदर भेदभाव नहीं है, बल्कि जो नई लीडरशिप आई है, योगी जी भी लेके आ गए हैं। ये लोग, हम लोग सब, जैसे अंबर जी हैं, वो भाई वो उतनी ही भारतीय जितना मैं हूं, वो जो भारत के लिए कर रही हैं उसमें क्या दिक्कत है? आप कोई भी ईश्वर को माने, कोई भी आराध्य को माने, से क्या दिक्कत है? लेकिन लीगल सिस्टम मानना, जिसको सही में इंडिया में सेक्युलर होना है, वो है मुसलमान। उसको अपनी सारी कुरान के अंदर से लीगल शक्तियां निकाल के भारत के संविधान में डालनी होंगी, और जब तक वो नहीं करेगा तब तक भारत सेक्युलर नहीं होगा। इंडिया में यार उल्टी नदी बहाए पड़े हो, जितने डाल दी अपनी सारी शक्तियां वेद से निकाल करके कॉन्स्टिट्यूशन में। हिंदुओं का जो था डिवोर्स जो है वो सोच नहीं सकते थे, आज हिंदुओं में डिवोर्स होता है। हिंदुओं में जो भी उनके जो एंडाउमेंट है, वो जो मंदिर है, वो टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ने, हिंदू कुछ नहीं कहता। लेकिन जब तक मुसलमान कहेगा कि नहीं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर, हमारे लिए कुरान है, हमारे शरिया में मुदाखलत नहीं करो। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है शरिया में मुदाखलत। वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं जो शरिया में मुदाखलत ना कर पाए। दिस इज प्रिसाइसली द बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डू अ मुदाखलत इन योर शरिया। अगर शरिया में मुदाखलत नहीं हो सकती तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिया आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट बनता है, उसका काम है लॉ बनाना। आप कह रहे हो हमारा लॉ तो अब कुरान के अलावा कहीं आ ही नहीं सकता, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? वो लोग ये कह रहे हैं कि हम शरिया में मुदाखलत नहीं रहेंगे लेकिन हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का द वेरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डू मुदाखलत इन शरिया, और जब तक भारत का मुसलमान इस बात के लिए तैयार नहीं होता, वो सेक्युलर नहीं बन सकता। भारत में सेक्युलर किसी को बनना है तो सिर्फ एक कम्युनिटी को बनना है, और वो है मुसलमान। और वो बन रहे हैं। हमारी अंबर जैदी जैसी बहनें हैं जो लीडरशिप कह रही, जो बातें करती है, इतनी प्रखरता से हम लोग सोच नहीं सकते। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इनको बहुत से लोग फॉलो करेंगे। जी अभिषेक जी, आपकी बातों से मुझे कल के टीवी शो की एक बात याद आ गई। वक्त पे बहस हो रही थी और एक भाई साहब से वक्त बाय यूजर को लेकर एंकर ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हमें वजीर आला बना दीजिए, फिर हम आपको जवाब दे देंगे। तो आपको वोट करना नहीं है, आपको मेजॉरिटी साबित करनी नहीं है, आपको सिर्फ तोहफे में वजीर आला बना दिया जाए, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि जी वक्त बाय यूजर क्या होता है। तो आज भी ये मानसिकता है जो सोचते हैं कि हम तो एहसान कर रहे हैं भारत के ऊपर हर चीज के लिए। जब तक आप दिल से ये नहीं मानेंगे कि भारत हमारा देश है, हम अपने देश के लिए हैं, देश हमारे लिए, हम देश के लिए, क्योंकि लाखों लोग आएंगे जाएंगे, देश यहीं पे रहने वाला है। ये मानसिकता, हम जब तक इस देश को बाप की बपौती समझेंगे, ये बात कहते रहेंगे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के हम है। जिस दिन ये मानसिकता बदलेगी, सारा कुछ बदल जाएगा। नहीं, देखिए, ये हमारे बाप का हिंदुस्तान है भाई, ये कैसी बात हो गई? हमारे बाप का हिंदुस्तान है तभी आप। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये कि हम मानेंगे कि हम देश के लिए हैं, हम देश के लिए समर्पित हैं, भावना हमें लानी पड़ेगी। हम ये बपौती या जाति नहीं समझेंगे कि हमारे बाप की बपौती है, ये हमारा एरिया है, किसी का बाप का नहीं है। तो हम अपना समझकर देश को समर्पित होंगे। समर्पण की भावना जब आएगी तभी तो हम बदलेंगे। अगर बाप की बपौती समझते रहेंगे तो टुकड़ा समझकर इसका विभाजन ही करते रहेंगे। ओवैसी जी को और अलग से चाहिए होगा, किसी और को फिर अलग से चाहिए होगा। तो किसी के बाप की बपौती नहीं है, हम देश के लिए है, बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम चलते हैं जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। मेरे कल कॉलेज है, मैंने लिख दिया इनको बीच में। तो कॉलेज है तो ठीक है भाई साहब, पढ़ा लेना बच्चों को। ऐसा का मतलब एक ही दिन में सब कुछ पढ़ाएंगे? अरे भाई 8:30 बजे जाना होता है, तो 6:30 बजे उठना पड़ता है। 8 बजे? अरे ठीक है, जरा थोड़ा जाओ, बीच में घूम घाम के आओ यार, थोड़ा बहुत। आप कहने पे हम 5 मिनट रुक जा रहे हैं। चलिए, कोई टेंशन थोड़ी है। हाँ रोहित जी नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। आपने बिजी शेड्यूल में से बैक टू बैक 2 शोज करके तो अब मेरे पास आ गए, थैंक यू। मुझे ये बताएं, आसिम मुनीर ने ये बयान क्यों दिया कि हिंदू मुस्लिम 2 नेशंस हैं? नेशन का तो डेफिनेशन भी कुछ और है, तो इस पर आप क्या, आपके विचार जानना चाहता हूँ। सर सिंपल चीज देखिए, एक इफ यू कांट परफॉर्म देन मेक रेटोरिक्स। वो हो रहा है, आप फेल हो रहे हो सिंध में, आप फेल हो रहे हो बलूचिस्तान में, आप फेल हो रहे हो खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तानी आर्मी अपना पिछले 2 साल में अचीवमेंट बता सकती है खेती का और डायपर बनाने के सिवा?
Have they been able to curtail terrorism in Balochistan, or they been able to curtail terrorism in खैबर पख्तूनख्वा, या वो कर्टेल कर रहे हैं सिंध में? कुछ तो किया उन्होंने नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता उन्होंने क्या किया। सो अगर कुछ नहीं किया उन साहब ने तो फिर क्या करेंगे? बताओ। वो फिर ये है कि भाई हम तो आमिरुल मोमिनीन आर्मी है और हम किसी से हारे नहीं और हम बैटल हार्डेंड आर्मी है, और क्या बताएं वो हम ऐसी आर्मी है जो कि किसी से नहीं हार सकती, हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, नंबर 1 आर्मी, यही बोलते रहते हैं। यही उस नजर से बोला है, मैं कोई नई चीज नहीं है। और इसमें वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को बेवकूफ बना रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप मर मत जाना, अपनी नेक्स्ट जनरेशन, उससे नेक्स्ट जनरेशन, उससे नेक्स्ट जनरेशन को बताना कि पाकिस्तान क्या है। यही सेंटेंस साहब ने बोल दिया होता कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन, उससे नेक्स्ट जनरेशन, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन तो अभी इस समय आटे की लाइन में लगी है ना, उससे नेक्स्ट जनरेशन इस समय बिजली का बिल देने से पहले फांसी पे लटक रही है ना। ये गेम है यार, देयर आर गेम्स ऑफ दिस एंड दैट, सो फॉरगेट इट। ये सारी चीजें तो सब सच बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ बोलेंगे क्या बोलेंगे वो कि वी हैव डन समथिंग व्हिच इंडिया पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ। हमारे आर्मी चीफ आके बोलते हैं कि यस हम लोगों ने वो पीक चढ़ी, हम लोगों ने इतने सारे लोगों को बाहर निकाला। हमारी आर्मी चीफ बोल सकते हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा में हम चले गए वो कौन सा म्यांमार हेल्प करने, उनके आर्मी चीफ बोल सकते हैं, बोले उनके आर्मी चीफ यही बात बोलेंगे, ठीक है फाइन। ये है दे हैव बीन सेइंग, ये कोई नई चीज नहीं है। दे हैव नथिंग टू शो। आज क्या बोलेंगे कि हमारे पास अचीवमेंट क्या है, हमारी एस्पिरेशंस अलग हैं। आपकी एस्पिरेशंस क्या है? आपके मिशन क्या है? इंडिया चांद पे पहुंच गया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, आपकी एस्पिरेशन क्या थी? यू विल से कि वी आर द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ टेरर। हम प्राउडली बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में जहां भी आतंकवादी हमला होता है हमारी इंस्पिरेशन से या हमारे हथियार से होता है। इससे ऊपर क्या बोलेगा जी? बिल्कुल। तो दिस इज रियली मतलब, और एक ऐसा आर्मी चीफ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कम और कुरान ज्यादा पढ़ता है, वो भी पब्लिक स्पीचेस में। तो ये मैं उनकी बात नहीं मानता। हालांकि कोई भी आर्मी चीफ किसी भी कंट्री का वो होता है एक जैसे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ रेस्पेक्टेड आदमी है, और मैं भी उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो आर्मी चीफ है, वो कोई अपना पर्सनल उनकी कुछ है नहीं, वो तो कंट्री के लिए जो बोल रहे हैं या अपनी मैं कहता हूँ फौजी फाउंडेशन चलाने के लिए या पैसे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनका अपना वो है, उनके बहुत पैसा वो कमा चुके हैं, वो और पैसा क्या कमाएंगे, लेकिन कमा भी नहीं जो भी वॉटेवर। बट द फैक्ट रिमेंस कि जो वो बोल रहे हैं उससे पाकिस्तान को फ्यूचर और बर्बाद होगा। 1980s में जिया ने जो गलत काम किए थे उसकी वजह से आज पाकिस्तान इस बर्बाद हालत में, और आज जो ये साफ कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को 20 साल बाद पता चलेगा, देखना हर गली में लिंचिंग ना हो तो बात रही। तो ये जो कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी भी फर्क है, तो इंडिया की डेस्टिनी तो हमें पता है, पाकिस्तान की डेस्टिनी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। आपको पता है पाकिस्तान की क्या डेस्टिनी है? अभिषेक जी, क्या डेस्टिनी है? वही जो हो रहा है, खवारिज। ये फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंट्री द कंट्री विल बी खवारिज। आज भैया आप देखिए ना, कहाँ शुरू किया कि हम हिंदुओं से अलग है, अब मुसलमान भी हमसे अलग है। कौन खवारिज है कौन नहीं, ये कंट्री नहीं टिक सकती। There is a mistake, there is a foundational error in the country's making ना। वो इनका जो वो है जिसे कह लीजिए फाउंडेशन, वो बहुत गलत और कमजोर है। इसको टूटना है, चरमराना है। इस्लाम के नाम पे नहीं रख पाओगे भाई, इस्लाम नेशनहुड नहीं है। इस्लाम का नेशन बनाने के लिए तुम एग्जिस्टिंग नेशन को खत्म कर रहे हो। तुम बलूचों को मार रहे हो, पश्तूनों को मार रहे हो, सिंधियों को मार रहे हो, पंजाबियों को मार रहे हो, जस्ट इन द नेम ऑफ कि इस्लाम से नेशन बनता है। नहीं बनेगा भाई, सर फोड़ लोगे, नहीं बनेगा। ब्रदरहुड बना सकते हो, लेकिन आप वो ब्रदरहुड 4 दिन चलता है, भाई मिल गया तो और भाई कैसे आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह, वो हो गया ठीक है। लेकिन 2 दिन जरा साथ में रहना पड़े तो देखो। एक सीरियन जो है वो इजिप्शियन के साथ नहीं रह सकता, और एक जो सऊदी अरेबिया ने आज तक सिटीजनशिप दिया है किसी पाकिस्तानी मुसलमान को, जरा बता दीजिए हमें। तो
किस तरीके की बातें कर रहे हैं यार। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस्लाम कभी नेशन था नहीं, ना बनेगा। तो पाकिस्तान भी नेशन अगर बनने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। इट विल बी फ्रेगमेंटाइज्ड। वो अपने ही बोझ को नहीं सह पाएंगे। आप आज बताइए ना, कितने लोग पाकिस्तान के नाम पे जुड़ने को तैयार हैं आज? कितने लोग? वो शरिया के नाम पे तुम अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है तो टीटीपी से क्यों लड़ रहे हो भाई? मुझे तो ये बता दो, क्यों शरिया नहीं लगाना चाहते तुमने अगर तालिबान को क्रिएट किया है और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान तालिबान जो कर रहा है, जो लॉ ला रहा है, वो तुम अपने यहाँ क्यों नहीं ला रहे हो? क्यों नहीं अपनी लड़कियों की खिड़कियों को चुनवा रहे हो ताकि वो किसी और लड़के को ना देख ले? क्यों नहीं तुम उनका म्यूजिक और पढ़ना और लिखना बंद कर रहे हो? आखिर जिसने मलाला यूसुफजई को मारा वो भी तो तालिबानी पाकिस्तान था ना। मलाला यूसुफजई को किसी नॉर्मल क्रिमिनल ने नहीं मारा था, मलाला यूसुफजई को एक तालिबान ने मारा था क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। तो फिर जब अगर पॉइंट ये है कि भाई एक इंटरप्रिटेशन तो ये है ना, अब ये तो अल्लाह से बात करो कि क्यों उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज दे दी जिसके कि एक वर्ड के 10 मीनिंग है। तो अल्लाह चाहते तो एक ऐसा लैंग्वेज भेज देते जिसमें एक वर्ड का एक मीनिंग होता, 10 इंटरप्रिटेशन संभव नहीं होते। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, किसकी इंटरप्रिटेशन सही करेगा? ये दिनेश कुमार लिख रहे हैं, आप 3 डॉक्टर्स को लव यू। भाई साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, 2 ही डॉक्टर हैं। डॉक्टर के लिए बहुत ज्यादा काबिलियत चाहिए होती है, उत्तर समझना नहीं। दिल के डॉक्टर। हाँ, दिल के डॉक्टर, हसीनाओं के दिलों के डॉक्टर है। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है, हसीनाओं के दिलों के डॉक्टर हैं आप। अच्छा, पता नहीं है, तारीफ थी था, मुझे नहीं समझ में आया, तारीफ ही कर रहे थे आई सपोज तो, लेकिन फिर भी बट द थिंग इज के भाई डॉक्टर बनने के लिए बहुत काबिलियत चाहिए होती, मैं उतना नहीं हूँ। हाँ, जहां तक बात ये डॉक्टर साहब, क्योंकि हम 1.5 घंटा अप्रोच कर रहे हैं और इस पे भी वो है। देखिए, एक चीज समझिए डॉक्टर साहब, सच ये है कि पाकिस्तान 80 साल हो रहे हैं, पाकिस्तान हैज नथिंग टू शो टू इट्स पॉपुलेशन कि हमने 80 साल इंडिया से अलग करके हमें क्या मिला। इंडिया की इकोनॉमी आज कहाँ है? इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज कहाँ है? इंडिया की डेवलपमेंट आज कहाँ है? इंडिया जो मतलब इससे पहले आप छोटे कंट्री थे हमसे, आप हमसे ऊपर जा सकते थे, आप डेवलपमेंट पैसा खर्च कर सकते थे, आपकी ओपन इकोनॉमी थी, आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। आप बोलते छोटी कंट्री इसलिए नहीं कर पाया। यार, ब्रिटेन भी छोटा है, जर्मनी 1945 में बिल्कुल बर्बाद हो गया था, एक बर्लिन में एक बिल्डिंग साबुत नहीं थी। जापान, आप तो उस लेवल पे नहीं थे, आप तो सफार बैठे थे, आपके कंट्री में तो वॉर ही नहीं हुई थी। आपने किया क्या? आपने पिछले 75 साल में एक गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं रहने दिया, आपस में लड़ते रहे। आपस में लड़े किस लिए? पैसे के लिए, पावर के लिए, और आपने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान को उस लेवल पे ले आए जहां पे पाकिस्तान अब उठना बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए। ये बात, ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है ये पाकिस्तान। मैं तो समझता हूं उठना नामुमकिन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सकता जी, जहां चला गया यहां से अब ऊपर नहीं आ सकता। कम से कम 25 साल लगेंगे। नहीं, 25 साल तक तो पाकिस्तान पता नहीं रहता भी है कि नहीं रहता। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन अभी अगर पाकिस्तान सही रहे, सलामत रहे, और डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा हूं तो डॉक्टर साहब खुद ही बताते हैं कि ये जो कौम अपनी पास्ट से नफरत को, डॉक्टर साहब की मुझे ये बात बड़ी बड़ी हिट की मेरे दिल को, जो कौम अपने पास्ट से नफरत करती है, अपने इतिहास से नफरत करती है, वो कौम कभी नहीं उठ सकती, कभी नहीं उठ सकती। अपने हिंदू पास्ट से ये नफरत करते हैं, इनको अपने बाप दादा ही काफिर दिखते हैं, दुश्मन दिखते हैं, और जिस आदमी ने बाहर से आकर तलवार के बल पे इन्हें मुसलमान बना दिया उसको बाप मानने लगे। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक पाकिस्तानी शो पे बैठा था, वहां पर वो नाम ले रहे थे सत्या नडेला का। सत्या जैसा वर्ड नहीं बोल पा रहा था वो आदमी पाकिस्तानी। मैंने कहा शर्म से डूब मरो, तुम्हारे 4 जनरेशन ऊपर आदमी का नाम सत्या होगा, लेकिन तुम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने अपने आप को, तुम अरेबिक बनने की कोशिश कर रहे थे, अरब बनने की कोशिश कर रहे थे, ना इंडियन रह गए ना अरब रह गए, तुम दोनों के बीच में फंस गए हो, तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। तुम लोग अब एक ऐसी कौम बन गए हो जो कि
एक घर कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, वो वाली हालत हुई। और अब तुम ना तो हिंदुओं के पास काउंट होते हो, इंडियंस के पास काउंट होते हो, ना अरब्स के पास काउंट होते हो। तुम काउंट कहाँ होते हो? कहीं नहीं होते। तुम कट चुके हो अपनी उस जमीन से, उस धरती से। तुम सिर्फ वहां पे हो कि तुम्हें ये लगता है कि हम अरब है और अरब तुम्हें अरब नहीं मानते। सच बात है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आप सबका जो आज हमारे साथ जुड़े। अंबर जैदी पहले जुड़ी थी, लुबना जी जुड़ी, अभिषेक मिश्रा जी और रोहित शर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आज हमारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने का। नाजरीन, बात जो है ये हमारे अभिषेक मिश्रा जी हैं और ये हमारे साथ जो है ये रोहित शर्मा जी हैं जो जुड़े थे। तो अभी प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का। ये रोहित शर्मा जी हैं, हमारी जान, हमारी पहचान, हमारे दोस्त, बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको पता ही है। इसमें अब जो आज की जो चर्चा जी, आज की जो चर्चा है, मैं एग्जैक्ट मान लेता हूँ, सिर्फ आप रह जाएंगे। ओके सर, नमस्कार। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। देखिए, आज की जो चर्चा है इसका मैं आपको मोटा मोटा बताऊं। मैंने बोलने दिया सबको, सब अपना अपना राय दे रहे थे, कोई इस्लाम, कोई शरिया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कोई टू नेशन थ्योरी के बारे में। बात यह है कि मजहब इंसान का इनफरादी मामला है और इसको अगर इनफरादी मामले के तहत ही छोड़ दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि साउथ एशिया बरसगीर में काफी मसाइल हल हो जाते। जिस तरह अभिषेक जी ने जाते जाते ये कहा कि आप इस्लाम को नेशन बनाने के लिए, यानी आप इस्लामिक कौम बनाने के लिए आप बलोच कौम को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप पंजाबी कौम को भी खत्म कर रहे हैं, आप कश्मीरी कौम को भी खत्म कर रहे हैं, आप पश्तूनों को भी खत्म कर रहे हैं और सिंधियों को भी खत्म कर रहे हैं। यानी कोई ना सिंधी हो ना बलोच हो, इनकी सकाफत, इनका कल्चर, इनकी जुबान खत्म कर दी जाए और उसके ऊपर जो है आपके इस्लाम वाला, जो आपके ब्रांड वाला इस्लाम है, उसको नाफिज कर दिया जाए, तो उससे कौमें नहीं बनती बल्कि उससे कौमें खत्म होती। नाज़रीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लाइव में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।